वो लड़का अचानक खुद को एक पूरी तरह लोहे के केज के अंदर जागता हुआ पाता है। उसके पास कोई कपड़े नहीं है और उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। जब वो चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसे अपने जैसे कई केजेस दिखते हैं जिनमें बेबस लोग बंद हैं जो बहुत जल्द स्लेव्स बनने वाले हैं। लेकिन जिन को इस पूरे सीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही एक बैंडिट लड़की उन्हें खाना देने आती है वो बिल्कुल कैजुअली खड़ा होता है और केज को ऐसे फाड़ देता है जैसे वो कुछ है ही नहीं। लड़की ये देखकर डर जाती है कि उसने इतनी आसानी से मेटल तोड़ दिया। उसे लगता है वो उसे मार देगा, लेकिन हमारे लड़के का इरादा कुछ और ही होता है। उसे मारने के बजाय जिन उसे हील कर देता है और उसे पता चलता है कि वो लड़की मजबूरी में बैंडिट्स की मदद कर रही है क्योंकि उन्होंने उसके छोटे भाई को पकड़ रखा है। ये सुनकर जिन फैसला करता है कि वो यहीं और अभी इन सब घटिया लोगों का हिसाब करेगा। वो दरवाजा तोड़कर ऐसे उड़ाता है कि पहला बैंडिट उसी के साथ दूर जा गिरता है और उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती कि वो नेकेड है। जिन एक एक करके सबको खत्म करता जाता है, पीछे सिर्फ पिटे हुए बैंडिट्स के ढेर छोड़ता हुआ। शॉक्ड बैंडिट्स के पास कोई चांस ही नहीं होता क्योंकि वो उनके मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग है। आखिर में वो उनके बॉस तक पहुंचता है और ये इंसान जो इस दुनिया में खुद को बहुत स्ट्रांग समझता था, वो लड़ने की कोशिश भी नहीं करता। वो बस डर कर उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, मनी या स्लेव्स। लेकिन जिन बिना कुछ बोले बाकी बचे हुए बैंडिट्स को खत्म करता है और धीरे धीरे उसके पास आता है। बॉस समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी स्पिरिट पावर्स क्यों यूज नहीं कर पा रहा और ये नेकेड आदमी इतना खतरनाक क्यों है। जिन उसे ऐसे देखता है जैसे वो कोई बेकार सा कीड़ा हो और तभी उस स्कमबैग को एहसास होता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। घबराकर वो भागता है और अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड दिखाता है, एक केज जिसमें खतरनाक मॉन्स्टर बंद होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि अब जिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर हमला करता है, जिन उसे आसानी से बेयर हैंड से रोक देता है। ये देखकर वो आदमी पूरी तरह हिल जाता है क्योंकि उसने कभी किसी इंसान को मॉन्स्टर का सीधा हमला रोकते नहीं देखा। तभी पता चलता है कि जिन के पास एक सुपर ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन है और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही पल वो अपनी डिवाइन पावर निकालता है और अगले ही पल वो अपनी एनर्जी बीम से उस मॉन्स्टर को पूरी तरह ऑब्लिटरेट कर देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद जिन वापस उस कमबैक की तरफ मुड़ता है ताकि उसे उसके किए की सही सजा दे सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन इतना स्ट्रांग आखिर बना कैसे और उसे ये पावर मिली कहां से। इसकी कहानी शुरू होती है आज से करीब 100 मिलियन साल पहले, जब अर्थ पर एक भयानक कैटास्ट्रोफी उतरी थी जिसने पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को लगभग खत्म कर दिया था। इस तबाही की शुरुआत एक मिस्टीरियस वायरस से हुई थी जिसने जानवरों को म्यूटेट करना शुरू कर दिया और उन्हें डरावने दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स में बदल दिया, जिन्हें बाद में करप्टर्स कहा गया। कुछ ही सालों में ये आउटब्रेक इतनी तेजी से फैला कि ह्यूमैनिटी की 99% पॉपुलेशन खत्म हो गई। जो थोड़े बहुत लोग बचे थे उन्होंने पूरी ताकत से फ्रंट लाइन संभालने की कोशिश की और वापस लड़ने की ठानी। लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि नॉर्मल वेपन्स इन मॉन्स्टर्स के सामने बिल्कुल बेकार हैं। मजबूरी में आकर इंसानों ने खुद पर ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। कई ट्रायल्स के बाद सिर्फ जिनशू ही ऐसा इंसान था जिसमें सच में रिजल्ट्स दिखाई दिए। उसी के साथ साइंटिस्ट्स ने काउंटर वायरस भी तैयार किया जो नैनो मशीन से बना था और जिसका काम था प्लैनेट के करप्टेड एनवायरनमेंट को धीरे धीरे रिस्टोर करना। अपनी नई और अनमैच्ड एबिलिटीज के साथ जिन इस दुनिया का सुपर ह्यूमन सेवियर बन गया, जो हमेशा बचे हुए इंसानों की रक्षा करने की कोशिश करता रहा। लेकिन आखिरकार ये सब बेकार साबित हुआ क्योंकि वो बहुत देर कर चुके थे और धीरे धीरे आखिरी बचे हुए इंसान भी खत्म हो गए। अब जब बचाने के लिए कोई नहीं बचा तो जिन की एग्जिस्टेंस ही बेकार लगने लगी, जैसे उसका पर्पस खत्म हो गया हो, क्योंकि वो उसी काम में फेल हो गया जिसके लिए उसे बनाया गया था। कम से कम उसका साइंटिस्ट दोस्त खागुरा तो यही मानता था। लेकिन जिन की सोच इससे अलग थी। उसके लिए अभी भी आगे बढ़ने की एक वजह थी। भले ही उसने अपने समय के लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसकी पावर्स फ्यूचर जनरेशंस के काम आ सकती हैं। नैनो मशीन्स पहले ही एनवायरनमेंट से करप्टर्स के असर को खत्म करने में लगे हुए थे और उसे भरोसा था कि एक दिन अर्थ फिर से पूरी तरह रिस्टोर हो जाएगी। और वो उस दिन का इंतजार करने के लिए तैयार था। इसलिए कागुरा ने उसे एक हाइब्रिनेशन कैप्सूल के अंदर डाल दिया जो उसे आने वाले कई सेंचुरीज तक जिंदा रख सके। जब जिन शांति से स्टेसिस में सो रहा था, तब भी मॉन्स्टर्स पूरे प्लैनेट पर तबाही मचा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दशकों ने सेंचुरीज का रूप लिया और सेंचुरीज मिलेनिया में बदल गईं, ग्लोबल एनवायरनमेंट में बदलाव तेजी से बढ़ने लगा। वो भयानक म्यूटेटेड क्रीचर्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और उनकी जगह नई स्पीशीज ने लेना शुरू कर दिया। ये एवोल्यूशन का साइकिल पूरे 100 मिलियन साल तक चलता रहा और आखिरकार हम एक ऐसे सीन पर पहुंचते हैं जहां 3 नए इवॉल्व्ड ह्यूमनॉइड लोग एक खतरनाक मॉन्स्टर से जान बचाकर भाग रहे हैं। डर के मारे भागते हुए वो एक एंशिएंट रूइन तक पहुंचते हैं और तुरंत उसके अंदर छिप जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर भी बिना रुके उनके पीछे फैसिलिटी के अंदर घुसाता है। अब उनके पास भागने की कोई जगह नहीं बचती और ऐसा लगता है कि वो बस उस क्रीचर का खाना बनने वाले हैं। आखिरी उम्मीद के तौर पर उस ग्रुप की लड़की मदद के लिए पुकारती है, अपने विलेज के गार्डियन गॉड से प्रार्थना करती है कि वो उन्हें बचा ले। और तभी चमत्कार होता है। उसकी आवाज सच में सुनी जाती है और हमारे लड़के की नींद टूट जाती है जो ठीक उनके पीछे उसी कैप्सूल में पिछले 100 मिलियन सालों से सो रहा था। जैसे ही जिन जागता है, वो तुरंत एक एनर्जी बीम छोड़ता है और उसी पल मॉन्स्टर को खत्म कर देता है।
वो तीनों समझ ही नहीं पाते कि अभी क्या हुआ, और सिचुएशन तब और अजीब हो जाती है जब अचानक एक पूरी तरह नेकेड आदमी उनके सामने आ जाता है। सबसे पहले ये नेकेड चैड अपने कपड़े ढूंढता है जो उसके दोस्त कागुरा ने एक इंडिस्ट्रक्टिबल लॉक बॉक्स में सुरक्षित रखे थे। लैब के पुराने सिस्टम को चालू करने के बाद उसे पता चलता है कि वो सीधे 100 मिलियन साल फ्यूचर में आ चुका है। भले ही इतने सालों में ज्यादातर डेटा करप्ट हो चुका है, फिर भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि मशीन्स अभी भी काम कर रही हैं। ऐसा लगता है कि कागुरा का बनाया हुआ नैनो मशीन वायरस बिल्कुल सही काम कर गया, जिसने करप्टर्स को खत्म कर दिया और इस फैसिलिटी को बचाए रखा। उसे वहां एक कम्युनिकेशन क्यूब भी मिलता है जो उसके पुराने दोस्त ने छोड़ा था, लेकिन फिलहाल उसके अंदर क्या है ये रहस्य ही बना रहता है। इसके बाद वो उन ह्यूमनॉइड लोगों की तरफ मुड़ता है, पूरी तरह भूलकर कि वो अभी भी बिना कपड़ों के खड़ा है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि सामने बच्चे खड़े हैं और वो इस हालत में है, वो जल्दी से कपड़े पहन लेता है और फिर से वही लुक पा लेता है जो उसने लाखों साल पहले रखा था। थोड़ी देर बाद वो उन तीनों के साथ फैसिलिटी से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर आते ही तेज धूप उसकी आंखों को चौंका देती है। सच कहें तो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने ऐसा वाइब्रेंट नजारा होगा। जो कुछ वो देख रहा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, बिल्कुल अलग उस अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड से जिसे वो कभी जानता था। बच्चे तुरंत अपने सेटलमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे इंसिस्ट करते हैं कि उनका गार्डियन गॉड भी उनके साथ चले, लेकिन हमारा लड़का पूरी तरह उलझा हुआ है ये समझने में कि वो किस तरह की स्पीशीज के साथ डील कर रहा है। आखिरकार इंसान तो अब तक फॉसिल फ्यूल बन चुके होने चाहिए थे। ये ह्यूमनॉइड्स जिनमें जानवरों जैसे ट्रेट्स हैं, साफ दिख रहा है कि ये लाखों साल की एवोल्यूशन और नैनो मशीन्स के लगातार असर का रिजल्ट है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये लोग वही लैंग्वेज बोलते हैं जो इंसान करोड़ों साल पहले बोलते थे, जिससे ये साफ होता है कि इनकी जड़ें उसी ओरिजिन से जुड़ी हैं। वो अपना परिचय जिन शाडू के नाम से देता है और कहता है कि उसे सिर्फ जिन बुलाया जाए। जवाब में बकरी जैसे कानों वाली लड़की अपना नाम हकामा फिल बताती है। कोआला जैसा दिखने वाला लड़का डैनपो है और उसके साथ खड़ी कैट गर्ल का नाम शैंडी है। हकामा ज्यादा फॉर्मल बातें बाद के लिए छोड़ देती है और तुरंत जिन को खींचते हुए बताती है कि उनका विलेज बस पास ही है। वो बेहद घबराई हुई है और चाहती है कि उनका नया गार्डियन गॉड जल्दी से उनके साथ चले ताकि वो इन्वेडर्स से उन्हें बचा सके। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। पूरा विलेज बर्बाद हो चुका होता है, कई जगहों पर आग लगी होती है और हर तरफ तबाही का मंजर होता है। ये देखकर शैंडी अपना आपा खो देती है और घबराहट में अपनी मां को ढूंढने के लिए आगे भाग जाती है। चारों तरफ का हाल देखकर जिन कुछ पल के लिए उनकी हालत पर सोचता है और तुरंत नोटिस करता है कि इस गांव की सिक्योरिटी कितनी कमजोर है। बाउंड्री वॉल्स और घर सब कुछ सिर्फ लकड़ी से बना है, जिससे साफ पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी में उस इंसानी दौर से काफी पीछे है जिसे वो जानता था। जैसे ही वो गांव के अंदर और आगे बढ़ता है, जिन एक औरत को एक अजीब मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखता है। एक नजर में ही साफ हो जाता है कि वो मुश्किल से खुद को बचा पा रही है। जिन तुरंत समझ जाता है कि ये क्रीचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा करप्टर्स हुआ करते थे लाखों साल पहले। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ करप्टर्स ही नहीं, बल्कि हकामा खुद भी कोई अजीब मैजिक टेक्निक जानती है जिससे उसका शरीर चमकने लगता है। लेकिन आखिर में उसकी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिन बिजली की तरह आगे बढ़ता है और एक ही जोरदार किक से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। बिना वक्त गवाए वो घायल औरत को अपनी बाहों में उठाता है और तेजी से वहां से बाहर निकल जाता है। डेंजर जोन से बाहर निकलते ही हकामा को एक साफ मौका मिल जाता है फिनिशिंग ब्लो देने का। वो अपनी मैजिक को चैनल करती है और एक छोटा सा फायरबॉल बनाती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बेहद जबरदस्त होता है और उसी के साथ मॉन्स्टर पूरी तरह खत्म हो जाता है। जिन उस मरे हुए क्रीचर को देखकर अपनी थ्योरी कंफर्म करता है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद नैनो मशीन्स ने इन मॉन्स्टर्स की लेजेंडरी हीलिंग एबिलिटी को सच में खत्म कर दिया है। लेकिन एक बात उसे समझ नहीं आती कि एक लोकल लड़की उन्हीं नैनो मशीन्स को कैसे यूज कर पा रही है। उसका अंदाजा है कि ये लोग सीधे एनवायरनमेंट से नैनो मशीन पार्टिकल्स खींचते हैं और उन्हें स्पेल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे वो खुद करता है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि पहले के समय में सिर्फ प्योर ह्यूमंस ही इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते थे। वो सीधे उस औरत से पूछता है जिसे उसने अभी बचाया था कि क्या इस समय के सभी लोग इस तरह की मैजिक यूज कर सकते हैं। औरत उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाती, लेकिन वो साफ करती है कि सिर्फ कुछ खास लोग ही ये एबिलिटी रखते हैं। उनकी कल्चर के अनुसार जिन लोगों को डिवाइन पावर्स का आशीर्वाद मिलता है वही इस मैजिक को यूज कर सकते हैं। उनके विलेज में ऐसे लोग 4 से ज्यादा नहीं है। जिनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुरंत समझ जाता है कि डिवाइन पावर्स दरअसल नैनो मशीन्स को कंट्रोल करने का ही एक प्रिमिटिव तरीका है।
तभी हकामा जल्दी से उस बुजुर्ग औरत के पास जाती है जो असल में उसकी दादी होती है और घबराते हुए बाकी विलेजर्स के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि सभी लोग पहले ही विलेज छोड़कर सुरक्षित जगह जा चुके हैं। ये सुनकर तीनों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन दादी अब भी परेशान है कि बच्चे बाकी लोगों के साथ जाने के बजाय वापस इस खतरनाक जगह पर क्यों आए। वो उन्हें बताती है कि जिस मॉन्स्टर से वो अभी लड़े वो तो बस एक लार्वा था, जबकि असली खतरा एक बहुत बड़ा अडल्ट मॉन्स्टर है जो अभी भी इस इलाके में तबाही मचा रहा है। तभी अचानक माहौल के बीच एक शांत लेकिन भरोसे से भरी आवाज गूंजती है, जो बूढ़ी औरत को दिलासा देती है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो आवाज उसी जायंट इन्वेडर की तरफ इशारा करती है और पूरा यकीन जताती है कि वो उसे संभाल सकता है। उसे यकीन था कि वो उस मॉन्स्टर को अकेले ही स्लॉटर कर सकता है। दादी ये सब देखकर हैरान रह जाती है कि ये सब लोग वापस वॉर जोन में कैसे आ गए, और तुरंत उस आदमी से बाकी विलेजर्स के बारे में पूछती है। नीले बालों वाला वॉरियर उन्हें बताता है कि बाकी सभी लोग सेफली शेल्टर तक पहुंच चुके हैं। तभी पता चलता है कि जो बुजुर्ग आदमी उसके साथ खड़ा है वो असल में हकामा का पिता है। दोनों का मिलना काफी इमोशनल होता है, लेकिन तुरंत ही वो उससे पूछता है कि वो आखिर गई कहां थी। हकामा सच सच बता देती है कि वो सीधे सील्ड डोर तक चली गई थी। ये सुनकर दादी पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। दादी गुस्से में आकर उसे डांटती है कि वो उस फॉरबिडन जगह पर क्यों गई, क्योंकि उनके हिसाब से उस दरवाजे के पान सिर्फ उनके विलेज का गार्डियन गॉड ही रहता है। हकामा समझाती है कि मॉन्स्टर के डर से वो मदद मांगने गई थी, और फिर गर्व से जिन की तरफ इशारा करके कहती है कि वही उनका गार्डियन गॉड है। लेकिन दादी को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो साफ मना कर देती है कि ये कोई आम लड़का उनका डिवाइन प्रोटेक्टर हो सकता है। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब वो लोग जिन के दिखने के तरीके से उसे एक इंफीरियर स्पीशीज समझ लेते हैं, जिससे उसे इतना बड़ा टाइटल देना उनके लिए मजाक जैसा लगता है। तभी शैंडी अपने नीले बालों वाले भाई को समझाने की कोशिश करती है कि जिन सच में खास है, लेकिन उसका भाई जो काफी प्रेजुडिस्ड है उसकी बात को तुरंत खारिज कर देता है और खास तौर पर जिन के साधारण ह्यूमन ईयर्स की तरफ इशारा करता है। उनके समाज में जिन लोगों में एनिमल ट्रेट्स नहीं होते उन्हें कमतर समझा जाता है, और उसे लगता है कि उसकी छोटी बहन बस एक गलत फहमी में है। फिर भी शैंडी पीछे नहीं हटती और कॉन्फिडेंटली कहती है कि जिन ने उस इन्वेडर को बहुत आसानी से हरा दिया। लेकिन उसका भाई इस बात को हल्के में लेता है और घमंड से कहता है कि वो भी किसी इन्वेडर को उतनी ही आसानी से हरा सकता है। अब वो अपना ध्यान जिन की तरफ करता है, जो पहले से ही इस बेवजह की बातों से परेशान दिख रहा है, और उसे धमकी देता है कि वो तुरंत विलेज छोड़ दे, क्योंकि यहाँ किसी इंफीरियर खून वाले के लिए जगह नहीं है। वो आदमी बिना रुके जिन के पास से गुजर जाता है और लगातार बोलता ही रहता है, इतना ज्यादा घमंडी कि खुद ही ये खतरनाक जिम्मेदारी ले लेता है कि वो अकेले उस जायंट इन्वेडर को मार देगा। वैसे इस घमंडी नीले बालों वाले का नाम सार्स है। उसकी ये जल्दबाजी भरी हरकत देखकर दादी साफ तौर पर परेशान हो जाती है, और फिर वो फिर से अपना ध्यान जिन की तरफ मोड़ती है। भले ही उसे अब भी फर्क नहीं पड़ता कि वो असल में कौन है, लेकिन वो मानती है कि उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स ना कहना बदतमीजी होगी। धन्यवाद देने के बाद वो उससे एक आखिरी फेवर मांगती है कि वो बच्चों को सेफली शेल्टर तक छोड़ाए, जबकि वो खुद जाकर सार्स को रोकने की कोशिश करेगी ताकि वो अपनी बेवकूफी भरे घमंड में अपनी जान न गवा दे। लेकिन जैसा उम्मीद था, हमारा लड़का साफ मना कर देता है। उन्होंने सीधे उसके प्राइड पर सवाल उठाया था, और वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करने वाला कि कोई उसे यूं ही नीचा दिखाए। वो तय करता है कि अब वो उन्हें दिखाकर रहेगा कि वो कोई बेकार बाइस्टैंडर नहीं है और ना ही कोई इंफीरियर स्पीशीज है। सीन तुरंत पास के एक लेक पर शिफ्ट होता है, जहां वो भयानक और विशाल मॉन्स्टर छिपा हुआ है। सार्स अब वहां पहुंच चुका है और बिना जरा भी हिचकिचाहट के कॉम्बैट स्टांस में आ जाता है। अपने स्पीयर और जूस जैसी बिजली से भरे शरीर के साथ वो लाइटनिंग स्पीड से उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है। मॉन्स्टर भी जवाब देने में देर नहीं करता और अपने ही छोटे छोटे लार्वी को प्रोजेक्टाइल की तरह उस पर फेंकता है। लेकिन ये स्लाइमी लार्वी सार्स के इलेक्ट्रिफाइड स्पीयर के सामने कुछ भी नहीं होते और वो आसानी से उन्हें खत्म कर देता है। रास्ता साफ होते ही सार्स मौका देखकर हवा में उछलता है और एक जोरदार वार सीधे मॉन्स्टर के चेहरे पर करता है। मॉन्स्टर दर्द से चीख उठता है, लेकिन जैसा कि साफ है ये इतना आसान नहीं होने वाला। सार्स के शॉक के लिए मॉन्स्टर का गहरा घाव तुरंत ही हील होने लगता है। ये देखकर वो एक पल के लिए जम सा जाता है और उसी वक्त मॉन्स्टर एक घातक हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे बचने का उसके पास समय नहीं होता। लेकिन ठीक उसी पल जिन बीच में आ जाता है और उस बड़े से अटैक को ऐसे रोक देता है जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। सार्स जो अभी तक घमंड में भरा हुआ था, अब पहली बार रियलिटी चेक महसूस करता है और असली खेल अब शुरू होता है। मॉन्स्टर फिर से पीछे हटकर और भी ज्यादा ताकत से हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हमारा लड़का जरा भी पीछे हटने वाला नहीं है। वो मॉन्स्टर को हमला करने का मौका तक नहीं देता। बस एक हल्की सी उंगली चटकाते ही जिन उसकी बॉडी के आर पार एक साफ छेद कर देता है। वो घमंडी सार्स बस खड़ा रह जाता है इस नजारे को
चुपचाप देखते हुए। कुछ ही देर में बाकी लोग भी भागते हुए लेक के किनारे पहुंच जाते हैं। अभी वो अपनी सांस भी ठीक से नहीं संभाल पाए होते कि उनकी आंखें फिर से फैल जाती हैं जब वो देखते हैं कि जिन सिर्फ एक हाथ से उस विशाल मॉन्स्टर को रोककर खड़ा है, जबकि वो पूरी ताकत से उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। अब जिन को ये सब थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। वो डिसाइड करता है कि अब इस फाइट को जल्दी खत्म करना चाहिए। वो सार्स को कमर से पकड़ता है और एक छलांग में उसे वहां से हटा देता है। जैसे ही सीन थोड़ा दूर होता है, दिखता है कि मॉन्स्टर पूरी तरह जिन की एनर्जी से आर पार हो चुका है। सार्स घबराकर कहता है कि ऐसे बड़े फ्लैशी अटैक्स का कोई फायदा नहीं अगर मॉन्स्टर बार बार रीजेनरेट कर सकता है। लेकिन जिन ने ये बात पहले ही सोच रखी थी। यही वो जगह है जहां नैनो मशीन्स काम आती हैं, जो मॉन्स्टर की हीलिंग एबिलिटी को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर रही हैं। सार्स ने जो पहले डैमेज किया था वो भी काफी था, लेकिन वो इतना गहरा नहीं था कि मॉन्स्टर की हीलिंग को रोक सके। अब सार्स के दिमाग में जैसे तूफान चल रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि जिसे वो इंफीरियर समझ रहा था वो शायद सच में उनका गार्डियन गॉड हो सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिन खुद इस बात को मना कर देता है कि उसका कोई डिवाइन कनेक्शन है। उसे बस इतना पता है कि उसका एग्जिस्टेंस एक ही वजह से है, फ्यूचर के लोगों की रक्षा करना और इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना। मॉन्स्टर गुस्से में गरजता है और अपनी बड़ी सी पूंछ से बार बार हमला करता है। कोशिश करता है कि इस फुर्तीले इंसान को कुचल दे जो हर बार उसकी पकड़ से फिसल जाता है। लेकिन जिन अब पूरी स्ट्रेटेजी बना चुका है। वो मॉन्स्टर को घेर कर उसे डेंस पीले आइस क्रिस्टल्स में जकड़ देता है, जिससे वो पूरी तरह इमोबिलाइज हो जाता है। फिर वो एक पावरफुल अटैक चार्ज करता है जो उसे पूरी तरह खत्म कर सकता है। इसी दौरान वो आखिरकार अपना असली परिचय देता है। वो कहता है कि वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो खुद इंसानों की गलतियों से पैदा हुआ है, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो 100 मिलियन साल की नींद के बाद भी जिंदा है और जिसे इस दुनिया को इस डरावनी तबाही से बचाने के लिए बनाया गया था। सार्स को उसकी बातों का ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे अब सिर्फ एक ही चीज जाननी है कि क्या जिन सच में इतना पावरफुल है जितना वो दावा कर रहा है। और जवाब साफ है, हाँ, क्योंकि जिन सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत का नतीजा है जो जिन अब बन चुका था। वो अनगिनत ब्रूटल और ट्रेजिक एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा था। एक ऐसा वेपन जिसे इमेजिनेशन से परे तैयार किया गया था। वो ह्यूमैनिटी के ब्लड स्टेन्ड इतिहास से पैदा हुआ था। ये दुनिया में बचा हुआ पहला, आखिरी और एकमात्र सच्चा इंसान था। अपना परिचय पूरी तरह देने के बाद जिन एक एनर्जी अटैक अनलीश करता है, इतनी तीव्र कि मॉन्स्टर तुरंत ही ऐश में बदल जाता है। ये बीम इतनी पावरफुल है कि सीधे अर्थ की एटमॉस्फेयर को पार कर वैक्यूम ऑफ स्पेस तक पहुंचती है, जिससे इस मॉन्स्टर के फिर से रीजनरेट होने की कोई उम्मीद ही नहीं बचती। मॉन्स्टर पूरी तरह खत्म होने के बाद सार्स बस चुप रह जाता है। उसका इन्फ्लेटेड एरोगेंस पूरी तरह उसके चेहरे पर ही फेंक दिया गया है। इसी बीच ग्रुप को ना दिखते हुए बुशेस में से कोई जिन पर काफी नजर रखे हुए था। ये मिस्टीरियस महिला शुरू में सिर्फ लेक पर रिपोर्ट किए गए नए टाइप के इन्वेडर को देखे जाने के लिए भेजी गई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी लकी होगी कि एक पूरी तरह अलग तरह के मॉन्स्टर को विटनेस कर पाएगी। उसकी नजर में रॉयल कैपिटल के होली नाइट्स के एलीट टॉप ब्रास भी कभी अकेले इतने विशाल खतरे का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन इस अननोन लड़के ने इसे इतना आसान बना दिया कि वो जैसे कोई खेल ही लग रहा था। स्पाई इतनी उत्साहित हो जाती है कि अपनी गिल्ड को अभी विटनेस्ड हर चीज बताने की लालसा रोक नहीं पाती। दिन के अंत में जिन आखिरकार अपने दोस्त कगुरा का लाखों साल पुराना होलोग्राफिक मैसेज सुनता है। उसका डिजिटल बडी शुरुआत में एक्नॉलेज करता है कि जब जिन ये देख रहा है तब तक लाखों साल बीत चुके होंगे। इस मैसिव टाइम जंप के कारण कगुरा सोचता है कि अर्थ का भविष्य कैसा होगा और क्या प्लैनेट का एनवायरनमेंट सच में रिकवर हुआ है। सबसे पहले वो बुरी खबर देता है, इविल करप्टर्स कभी पूरी तरह एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, भले ही दुनिया खुद ड्रास्टिकली रिकवर कर ले। और सच कहें तो ये बात पहले से ही साफ थी, क्योंकि जिन अभी अभी एक से लड़ा था। कगुरा बताता है कि जब जिन डीप हाइबरनेशन में था तब कगुरा खुद भी पीरियोडिकली कोल्ड स्लीप में एंटर करता रहा, ताकि धीरे धीरे दुनिया में हो रहे बदलावों का ऑब्जर्वेशन कर सके। एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन की वजह से करप्टर्स की संख्या धीरे धीरे घटती रही, लेकिन जैसे जैसे इकोसिस्टम शिफ्ट हुआ करप्टर्स भी इवॉल्व होने लगे। ये साफ संकेत था कि दुनिया कभी पूरी तरह इस मेनेस से खुद को मुक्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए कगुरा बताता है कि उसने जानबूझकर नए पैदा होने वाले लाइफ फॉर्म्स को जेनेटिकली एडिट किया, ताकि वो करप्टर्स के सामने सिर्फ प्रे न बने बल्कि उनके खिलाफ रेजिस्ट कर सकें। और ऊपर से कगुरा खुलासा करता है कि उसने हमारे लड़के के लिए एक मैसिव पावर अप भी छोड़ी है। हाँ, वही ऑमिनस सिरिंज जिसमें ग्लोइंग ग्रीन लिक्विड भरा था, वही जिन को सीधे अपनी वेन्स में इंजेक्ट करना था। जैसे ही जिन ने इसे लिया, उसका शरीर तुरंत क्रैकल करने लगता है और आर्केन एनर्जी से भर जाता है। ये सीरम उसे 100% कंपैटिबिलिटी देता है। नैनो मशीन्स के साथ इंटीग्रेशन पूरी तरह कंप्लीट होने के बाद जिन पाता है कि उसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जनरेट करने की इनसेन एबिलिटी मिल गई है, वो भी नैनो मशीन शेप्ड ट्रांसफॉर्मेशन के
के जरिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपग्रेड सिर्फ शुरुआत है। उसका पुराना दोस्त बताता है कि उसने किसी तरह के पावर अप्स दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर छुपा रखे हैं। उसने उन्हें एक जगह इकट्ठा नहीं किया ताकि अगर करप्टर्स किसी फैसिलिटी को नष्ट कर दें तो सब खत्म न हो। और ये स्कैवेंजर हंट जिन को दुनिया भर में यात्रा करने और नए वर्ल्ड की मैग्निफिसेंस विटनेस करने का मौका भी देता है। कगुरा मानता है कि उसे नहीं पता कि इस दूर भविष्य में करप्टर्स कितनी बड़ी थ्रेट बनेंगे, लेकिन वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि भविष्य अब पहले के ब्लीक एपोकलिप्टिक रियलिटी से कहीं ज्यादा ब्राइट है। जैसे जैसे मैसेज आगे बढ़ता है, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाती है कि इस गरीब साइंटिस्ट ने समय के साथ कितना एज किया। यह एक बिटर स्वीट पल है, क्योंकि कगुरा गहरी सैडनेस व्यक्त करता है कि वो खुद इस खूबसूरत रिस्टोर्ड वर्ल्ड को नहीं देख पाएगा। आखिर में उसने जिम्मेदारियों का टॉर्च जिन को सौंप दिया और मैसेज खत्म होता है। उसी समय हकामा और बाकी गैंग अपने सो कॉल्ड गार्डियन गॉड को एक्टिवली ढूंढते हुए पहुंचते हैं। वो उसे विलेज वापस लाने आए हैं, क्योंकि पूरा सेटलमेंट बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है। रास्ते में जिन की शार्प आइज हकामा की गर्दन पर लटक रहे फेमिलियर रिसर्च फैसिलिटी एक्सेस की को पकड़ लेती हैं। क्यूरियस होकर वो पेंडेंट के बारे में पूछता है, जानने के लिए कि ये आखिर है क्या। हकामा बताती है कि ये की उसे कैसे मिली। उसने समझाया कि बहुत समय पहले एक अद्भुत व्यक्ति ने उनके एंसेस्टर्स से कहा था कि इसे पीढ़ियों तक प्रोटेक्टिव चार्म की तरह पास किया जाए। लेजेंड के मुताबिक अगर कभी विलेज पर कोई इमिनेंट डेंजर आ जाए तो यही की गार्डियन गॉड को समन करेगी ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। ये सुनकर जिन गहराई से प्रभावित होता है। उसे खुशी होती है कि उसका दोस्त इतनी इनक्रेडिबल प्लानिंग करके सब कुछ उसके लिए सेट कर गया, और वो कागुरा के प्रति गहरा इंडेटेड महसूस करता है। विलेज के सेंटर में एक फुल ब्लोन पार्टी पहले ही चल रही है। लोग अपने खाने पीने में बिजी हैं और वहीं बच्चे अपने गार्डियन को स्पॉटलाइट में वापस लाते हैं। लेकिन मूड थोड़ा शिफ्ट होता है, क्योंकि अडल्ट विलेजर्स तुरंत गॉसिप करना शुरू कर देते हैं इन्फीरियर स्पीशीज वाले क्रीचर को देखकर। उनके नैरो माइंड्स में ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता कि एक बायोलॉजिकली ऑर्डिनरी बीइंग लेजेंडरी टाइटल का गार्डियन गॉड हो सकता है। जैसे ही वे जोर जोर से जिन की पोटेंशियल पर डाउट करने लगते हैं, सार्स अचानक खड़ा हो जाता है और पूरी ग्रुप पर चिल्लाते हुए भड़क जाता है कि कैसे उन्होंने अपने सेवियर की आलोचना करने की हिम्मत की। वो तो इतना भी करता है कि कुछ वेल डिजर्व्ड पंचेस भी दे देता है। आखिरकार ये हिपोक्रेट्स वही लोग थे जो डेंजर के सामने आते ही वहां से भाग गए थे। ये वाइल्ड बैक एंड फोर्थ देखकर हकामा और डैनो प्रैक्टिकली सार्स की शेयर हिपोक्रेसी को महसूस कर सकते हैं। आखिरकार सार्स खुद वही था जिसने कुछ घंटे पहले जिन की स्ट्रेंथ पर ओपनली डाउट किया था। विलेज की ग्रैंडमदर आगे बढ़ती है और जिन से व्यक्तिगत रूप से बात करती है। वो ओवरवेल्म्ड होकर अपनी अटमोस्ट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती है पूरे सेटलमेंट की तरफ से। सच तो ये है कि अगर जिन ने टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया होता तो इनमें से कोई भी वहां खड़ा नहीं होता, पूरा विलेज ऐश में बदल गया होता। लेकिन हमारे लड़के का अंदाज हमेशा की तरह नॉनचलांट है। वो फ्लैटरी को बस ब्रश ऑफ करता है और कहता है कि ये सब उसके काम का हिस्सा था। फिर भी उसे पता है कि ये लोग उसे बिना कुछ रिटर्न किए जाने नहीं देंगे। मटेरियल वेल्थ मांगने की बजाय वो कुछ और फार मोर वैल्यूएबल मांगता है, इन्फॉर्मेशन। जिन चाहता है कि उसे डिटेल्ड रन डाउन मिले कि इस समय दुनिया की हालत कैसी है। लेकिन आइसोलेटेड विलेजर्स इतने इक्विप्ड नहीं हैं कि इतने बड़े जियोपॉलिटिकल सवाल का जवाब दे सकें। उन्हें स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि वो रॉयल कैपिटल जाएं, जहां कोसिया का किंग रहता है। कैपिटल में लोग हर वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं और ये मैसिव हब है ग्लोबल अफेयर्स के लिए, और वाइटल इंटेल भी वहीं मिलती है। विलेजर्स बताते हैं कि उनके अपने कोडामा गांव के मर्चेंट्स अक्सर वहां जाते हैं स्पेशलिटी गुड्स बेचने के लिए, जो वुडन सिल्क वर्म थ्रेड से बनाए जाते हैं। हालांकि रोड टू द कैपिटल काफी लॉन्ग और ट्रेचरस है, ग्रैंडमदर मानती है कि जिन बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि वो ऑब्वियस तौर पर कोई एवरेज जो नहीं है। वो हकामा को ऑफिशियल गाइड बनाने की जिम्मेदारी देती है। सुझाव देती है कि जिन उसे अपने साथ ले जाए, क्योंकि वो वैसे भी रॉयल कैपिटल जाने की प्लानिंग कर रही थी। हकामा उन रेयर फ्यू में से है जो डिवाइन पावर्स वील्ड कर सकती हैं, और वो प्रेस्टिजियस एकेडमी ज्वाइन करना चाहती है जो मैजिक यूजर्स को ट्रेन करती है। जिन सच में सरप्राइज्ड होता है ये जानकर कि फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी भी इस एरा में एग्जिस्ट करती हैं। अचानक साफ हो जाता है कि हमारे लड़के ने खुद के लिए एक बहुत लाउड और लॉयल एडमायरर बना लिया है। सार्स एंथुजियास्टिकली वॉलंटियर करता है कि वो गार्डियन गॉड का पर्सनल बॉडीगार्ड बनेगा जर्नी में, लेकिन ओल्ड वुमन तुरंत उसे रिजेक्ट कर देती है, याद दिलाते हुए कि सार्स के पास कैपिटल जाने का कोई कारण नहीं है। फिर भी सार्स लाउडली बोस्ट करता है कि उसके पास एक रीजन है। वो एस्टीम्ड होली नाइट ऑर्डर ज्वाइन करना चाहता है। ग्रैंडमा को पता है कि ये सिर्फ विशिंग थिंकिंग है।
वो रूथलेसली बताती है कि सार्स बेसिक एकेडमी में भी एडमिट नहीं हो पाया था, तो एलीट नाइट ऑर्डर ज्वाइन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये जिन को थोड़ा ऑफ गार्ड कर देता है। कंसिडरिंग सार्स एक डिवाइन पावर विल्डर है, जिन अज्यूम करता था कि ये गाय एडमिशन प्रोसेस आसानी से क्रैक कर लेगा। हकामा उसे कैच बताती है, एक मैंडेटोरी रिटन एग्जाम है, स्पेसिफिकली इडियट्स को फिल्टर करने के लिए, और सार्स सिर्फ अपनी शियर डम्बनेस का विक्टिम बन गया। बैंटर असाइड, जिन अब इस एलीट क्लास के बारे में और क्यूरियस हो जाता है, जिसे होली नाइट्स कहा जाता है। सीन धीरे धीरे विलेज से शिफ्ट होकर एक हेविली आर्मर्ड नाइट पर जाता है। नाइट विजिबली स्टन्ड है जब उसे पता चलता है कि जायंट इन्वेडर जो कुडामा विलेज रीजन को टेरराइज कर रहा था, वो पूरी तरह एनाहिलेट हो चुका है। ये मैसिव बॉम्बशेल उसी स्पाई चिक ने डिलीवर किया है जिसने पूरे लेक बैटल को बुशेस से ऑब्जर्व किया था। नाइट डिमांड करता है कि वो फैक्ट्स एक बार और कंफर्म करे, और गर्ल बिना हेजिटेशन के अपनी स्टोरी को फर्मली कोरॉबरेट करती है। द होली नाइट अभी तक डिसबिलीफ में है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उनकी एलीट ऑर्डर के बाहर कोई रॉ कैपेबिलिटी रखता है जो इतना पावरफुल मॉन्स्टर सोलो कर सके। डिब्रीफ के बीच में ही एक करप्टर अचानक स्पाई पर एम्बुश करने की कोशिश करता है, उसके एक्सपोज्ड बैक पर लीप करते हुए। नाइट तुरंत रिएक्ट करता है। ब्लाइंडिंग स्पीड में नाइट अपनी तलवार निकालता है और मॉन्स्टर को क्लीनली 2 हिस्सों में काट देता है। किंगडम की सेफ्टी में रिट्रीट करने की बजाय वो बोल्ड डिसीजन लेता है। उसे अब ऑफिशियल तौर पर बहुत इंट्रीग हुआ है और वो खुद जाकर उस मिस्टीरियस आदमी से मिलने को ईगर है जिसने इतनी बड़ी बीस्ट को एफर्टलेसली स्लॉटर किया। जिन एक गॉर्जियस मॉर्निंग में जागता है, हवा का टेस्ट एंजॉय करते हुए। अब भी उसे विश्वास नहीं होता कि वो ऐसी सीनरी एंजॉय कर सकता है। उसका एक हिस्सा रिग्रेट करता है कि उसका डीयर फ्रेंड कगूरा इसे उसके साथ नहीं देख सकता। तभी एक बच्चा उसके कपड़े लेकर आता है, अर्ज करता है कि गार्डियन गॉड इन्हें पहन ले। नेक्स्ट सीन में हमारे लड़के को विलेज साइड में दिखाया गया है। हकामा की ग्रैंडमा उसे गाइड के रूप में अपना ड्यूटी प्रॉपर्ली निभाने के लिए कह रही है, जबकि सार्स एक्टिंग ऑल फेड अप है कि वो खुद जिन को ट्रैवल गाइड के रूप में लीड नहीं कर सका। जीन भी सार्स की मूवमेंट की प्रशंसा करता है और अश्योर करता है कि वो रॉयल कैपिटल में उसकी अराइवल का इंतजार करेगा। ये रिमार्क सार्स को फैन गर्ल की तरह स्क्वील करवा देता है, विशिंग के गार्डियन गॉड हकामा का ख्याल रखे। हकामा को भी कहा जाता है कि सुरक्षित रहें, और इसी के साथ दोनों की जर्नी उनके डिपार्चर के साथ शुरू होती है। जिन और टॉल मैन साथ चलते हैं, क्रॉसिंग सभी तरह के गॉर्जियस और सीनिक व्यूज। हकामा उसे आसपास दिखाती है, और जब आखिरकार कैंप सेट होता है, जिन पूछता है कि कैपिटल कितनी दूर है। अपेरेंटली 4 दिन का वॉकिंग है, यानी इतना दूर नहीं जितना उसने सोचा था। लेकिन हकामा सच में क्यूरियस है कि उसका साइड क्या है और क्यों वो दुनिया एक्सप्लोर करने पर इतना बेंट है। शेयरिंग से इनकार करते हुए जिन कहता है कि ये सीक्रेट है। डीप डाउन गोजो जानता है कि करप्टर्स अभी भी अलाइव हैं, कगूरा के लूज डिस्क्रिप्शन के आधार पर, और उसने इस एरा में कुछ को भी एनकाउंटर किया है। इनका नॉर्मल रिप्रोडक्शन केवल डिस्ट्रॉयड और पोल्यूटेड एनवायरमेंट्स में होता है, जो इस जगह के बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब कुछ या कोई पीछे से चेंज ला रहा है जिसे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। हकामा डर जाती है जब उसे लगता है कि जिन इतना सीरियस फेस बना रहा है, और वो अपोलोजाइज करती है कि वो सोच में लॉस था। जिन एक बात समझता है, ये एरा पूरी तरह करप्टर क्रीचर द्वारा डोमिनेटेड नहीं है। सर्वाइवल के साइंस साफ और आसपास है। उसका पहला मेन गोल है कि वो इस एरा के लोगों को इन्वेस्टिगेट करे, फिर करप्टर्स को डील करे। मॉन्स्टर रिसर्च उसके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि वो पर्सनली लेजर में कर सकता है। इसके अलावा ब्रो चाहता है कि इमीडिएट चेंज आए, और वो हकामा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे गार्डियन गॉड कहना बंद करे। वो अभी भी उसे बहुत रिस्पेक्ट देती है और उसे अर्ज करना पड़ता है कि बस उसे जिन कहे। अचानक घोड़े की गैलपिंग की आवाज दोनों का ध्यान खींचती है। एक होली नाइट अपने टीम के साथ आता है हमारी डुओ से मोमेंट लेने के लिए। ये गाय नॉर्मल प्रिंस चार्मिंग जैसा दिखता है, लेकिन जिन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। होली नाइट ऑर्डर से हेल करते हुए 7th डिवीजन का कैप्टन खुद को अनाउंस करता है, आर्गस एल्टन। होली नाइट का कॉन्सेप्ट अब भी जिन के लिए नया है, और वो सोचता है कि क्या ये वही इंटरेस्टिंग बीइंग्स हैं जिनके बारे में विलेजर्स ने बताया था। आर्गस की टीम में एक ब्रैटी नाइट टेम्पर टैंट्रम में एक्सप्लोड हो जाती है और कॉमनर पर रोर करती है कि उसने अपने लीडर के प्रति कंप्लीट इग्नोरेंस दिखाई क्योंकि उसने स्टैंड अप करने से इनकार कर दिया। वो अपने कैप्टन को भी कहती है कि ये दोनों ही कल्प्रिट जरूर होंगे, लेकिन आर्गस उसे टोन डाउन करने के लिए कहता है। करीना बैकग्राउंड में फंस कर रही है, जबकि होली नाइट इस बार जिन के प्रति थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाता है। हमारे लड़के को बस करीना की वर्ल्ड्स अर्लियर के बारे में क्यूरियोसिटी है, लेकिन होली नाइट इसे इग्नोर करता है, एक्टिंग जैसे वो सिर्फ रूट थी। इसके बाद आर्गस टॉपिक चेंज करता है और पूछता है कि यह आदमी कौन है, कहां से आया और अगला डेस्टिनेशन क्या है। हकामा बताती है कि ये लोग कदामा विलेज के हैं और रॉयल कैपिटल के रूट पर हैं। करीना इसे फिर से कंफर्मेशन मानकर अपनी हाई हॉर्स पर एक्ट करती है और अक्यूज करती है कि ये दोनों इंफीरियर स्पीशीज हैं।
दरअसल वो पूरी प्रिटेंशियस एक्सपोजे में लग जाती है, एक्टिंग जैसे 30,000 IQ वाली जीनियस हो इंफीरियर बीइंग्स को कडामा विलेज से रिवील करने में। जिन सच में फैसिनेटेड है इस वर्ल्ड की एडवांसमेंट सुनकर कि यहाँ बर्थ रिकॉर्ड्स भी हैं। लेकिन आर्गस फिर इंटरवीन करता है और करीना को रेकलेस अजम्पशंस बनाने से रोकता है। वो इमीडिएटली बता सकता है कि लिटिल गर्ल हकामा वास्तव में स्पेशल कोडामा क्लोथ्स पहने हुए हैं, जो कैपिटल में भी हाई क्वालिटी के लिए रिवियर्ड है। विलेज के बाकी बच्चे ऐसे रॉयल क्लोथ्स नहीं पहनते, जिससे कंफर्म होता है कि ये लोग सच में विलेज से हैं और करीना का डम बास आर्ग्यूमेंट गलत साबित होता है। इवन कॉन्फिडेंट होने के बाद भी आर्गस अपनी ब्लेड अनशैथ करता है और उस आदमी की तरफ पॉइंट करता है जो उसके सामने खड़ा है, डिक्लेयर करते हुए कि ये बाकी लोगों से अलग है। सबसे पहले उसने कभी इस गाय के कपड़े भी नहीं देखे और क्वेश्चन करता है कि ये कहाँ का है। होली नाइट बताता है कि कडामा विलेज और कैपिटल के बीच कई बैंडिट्स ने रास्ते को प्लेग किया है। हो सकता है कि ये आदमी उन बैंडिट्स में से हो जो बच्चों को ट्रैफिक कर रहे हैं और हकामा भी इसमें एक्ट कर रही हो जबकि हार्मलेस दिख रही हो। लिटिल गर्ल डिनायल देने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसकी एक भी बात नहीं मानते। बिना सोचे समझे हकामा अटैक चार्ज करती है, लेकिन कॉर्नर हो जाती है और कई मैजिकल स्वॉर्ड्स हर डायरेक्शन से उसे पिन कर देते हैं। होली नाइट उसकी डिवाइन पावर को देखकर उसकी तारीफ करता है। हमारा लड़का होली नाइट की पावर देखकर इंप्रेस्ड होता है। आर्गस की कैपेबिलिटीज सच में स्ट्रांग है और जिन इसे तुरंत देख सकता है। अब जब होली नाइट ट्रू अथॉरिटी पोजीशन में है, वो एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है कि आदमी कहां से आया। ये इन्फॉर्मेशन डिसाइडिंग फैक्टर होगी कि उसे हमारे लड़के के जीने मरने का फैसला अब इस एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड करने वाला था। लेकिन बस ये सुनते ही जिन ने उस पर मर्डरस ग्लेयर फेंक दिया। माहौल टेंस हो गया, लेकिन आखिरकार ब्रो ने अपनी फीलिंग्स परस्यू नहीं की और बस गैस्प करते हुए कहा कि वो सच में कडामा विलेज से आया है। करीना तुरंत जंप करके उसे लायर कहने लगी, लेकिन आर्गस ने जेन्युइनली इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी वेपन नीचे रख दी। ये कंप्लीट टर्न अराउंड था, खासकर तब जब कुछ मोमेंट्स पहले वो डेथ थ्रेट्स देने वाला था। होली नाइट इमीडिएटली सेंस कर सकता है कि जिन झूठ नहीं बोल रहा, जबकि हकामा ऑफिशियली डिक्लेयर करती है कि जिन ही विलेज का गार्डियन गॉड है। गार्डियन गॉड का कॉन्सेप्ट होली नाइट को फैसिनेट्स करता है, लेकिन वो इसे सीरियसली नहीं लेता और वापस टर्न करके लीव कर देता है। वो हॉर्स पर चढ़ते हुए अपोलोजाइज करता है अपनी रूडनेस के लिए। आर्गस वास्तव में ये सब अपने जॉब के पार्ट के रूप में कर रहा था। कैप्टन समझता है कि वो लोग भविष्य में रॉयल कैपिटल में फिर मिलेंगे। वो यहाँ तक कहता है कि अगर कोई ट्रबल हुआ तो उन्हें खोजने का मौका मिलेगा। इतना कहकर वो लीव लेने के लिए हरी करता है, जिससे करीना एम्बैरेस्ड हो जाती है, जो किसी रीजन से सीरियस शिट चाहती थी। यहां तक कि जिन भी कंफ्यूज नजर आता है इस चिक के साइकोटिक नीड फॉर ड्रामा को देखकर। अगले सीन में हम टीम को उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ रूट में देखते हैं। करीना बिना किसी कारण खुद को फोर्स कर रही है, ये हाईलाइट करने के लिए कि जिन सस्पिशियस है और उन्हें वो इंफीरियर स्पीशीज छोड़ना नहीं चाहिए था। इंफीरियर स्पीशीज शब्द उसके गले में फंस जाता है। आर्गस लड़की को टॉन्ट करता है कि वो समझ नहीं पा रही कि असल में इंफीरियर स्पीशीज कौन है। अपने थॉट्स कंफर्म करते हुए रिया भी अग्री करती है, जिससे करीना और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। सच में वो एम्फसाइज करती है कि उस समय उनके और उस आदमी के बीच गॉड लाइक गैप कितना बड़ा था। आर्गस ने एक ही इंस्टेंस में 3 बार मूव करने की कोशिश की, लेकिन उसकी रिजॉल्व इतनी भी नहीं थी कि वो पूरा कर सके। वो इमीडिएटली सेंस कर सकता था कि जिन, जिसकी हाथ पॉकेट में थी, तुरंत एक्ट करेगा और उसके मूव को पहले ही काउंटर कर देगा। अब मैं नहीं जानता कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, लेकिन डैम, हमारे प्रोटैगनिस्ट ने बखूबी मैनेज किया। वैसे आर्गस भी ने डिवाइन पावर इस्तेमाल करने की कोशिश की और जिन के सामने वो डैम पावर एक्टिवेट भी नहीं हुआ, जिससे करीना डर गई। वही मूव जो उसने हकामा के खिलाफ इस्तेमाल किया था और आसानी से उसे कॉर्नर कर लिया था, वो उसके ऊपर काम भी नहीं कर सका। रिया ने भी वही कोशिश की, लेकिन वो भी फेल हो गई। ये इंप्लाई करता है कि उनकी ताकत और जिन जैसे मॉन्स्टर के बीच एक पूरी अलग लीग का फर्क है। ऐसी फीट आर्गस की नज़र में भी केवल नाइट ऑर्डर के सुप्रीम कमांडर ही कर सकते हैं। रिया और करीना स्कॉफ करती हैं। वो इम्बेसिलिक लड़की बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि वो उस समय कितनी आउटक्लास्ड थी। प्रिंस चार्मिंग एम्फसाइज करता है कि उन्होंने बस एक मॉन्स्टर देखा है जो बाकी सबसे अलग अनॉमली है, और अगर करीना ने गलती की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो उनकी यूनिट में नहीं है। जहां तक कडामा विलेज के इन्वेडर को मारने वाले का सवाल है, आर्गस सस्पेक्ट करता है कि वही आदमी है। करीना सोचती है कि सिचुएशन डेंजरस है, लेकिन उनका कैप्टन समझदार है और मानता है कि किसी के बारे में 0 इन्फॉर्मेशन होने पर अटैक करना डेंजरस है।
वो ये भी बिलीव करता है कि जिन पैसिव होने के बावजूद काफी चिल है और अभी उनका गोल रॉयल कैपिटल वापस पहुंचने का है, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट अब जरूरी नहीं है। आखिरी चीज जो वो डिस्कस करते हैं वो है गिल्ड को बैंडिट्स की स्थिति के बारे में इन्फॉर्म करना। आर्गस के थॉट्स में वो कडामा विलेज के इस गार्डियन गॉड कैरेक्टर के साथ अरेंज्ड फील करता है। अगर केवल वो आदमी उनका अलाय बन सके तो उनके देश के कई इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। अगले सीन में हमारे लड़के को फिर से सड़क पर देखा जाता है हकामा के साथ। वो बताता है कि उन्होंने हाल ही में किसी इंटरेस्टिंग व्यक्ति से एनकाउंटर किया। वो वंडर करता है कि क्या सारे होली नाइट्स उसी तरह स्ट्रांग हैं, लेकिन हकामा क्लैरिफाई करती हैं कि आर्गस एक्सेप्शनल था। नाइट ऑर्डर में भी सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही होली नाइट्स कहलाते हैं और वे उनके लीडर्स बनते हैं। आर्गस उनकी लीग में टॉप पर है। वो जेस्चर भी करती है कि पिछले दिन उसका स्पिरिट आर्ट एक्टिवेशन कितना फास्ट था, एक टर्म जो हमारे लड़के को अनफेमिलियर है। अपेरेंटली इस एरा में स्पिरिट्स की पावर्स को बोरो करना उसे डिवाइन पावर कहा जाता है और ऐसी पावर को कल्टीवेट करने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें बेसिकली स्पिरिट मेथड या स्पिरिट आर्ट्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में कागुरा और जिन की नैनो मशीन्स को करंट एज के लोगों के लिए स्पिरिट्स जैसा ट्रीट किया जा रहा है, जो उनकी समझ से परे हैं। उसे पता है कि ये चीजें इस समय के लिए किसी मेस्ड अप फैंटेसी जैसी लगती होंगी, लेकिन वो करीना की लेसर बीइंग्स के प्रति गुस्से वाली प्रतिक्रिया को याद किए बिना नहीं रह पाता। जिन इस टर्म में इंटरेस्ट स्पार्क करता है और सीखता है कि इस एरा में कई अलग अलग रेसेस की लोग मौजूद हैं। कुछ इंसेक्ट और फिश जैसे भी दिखते हैं और उसकी ग्रैंडमदर के शब्दों के आधार पर एक सर्टेन रेस केवल पानी में या स्पेसिफिक रीजन्स में ही रह सकती थी। समय के साथ ये बदल गया क्योंकि क्रीचर्स ने एनवायरनमेंट के अनुसार इवॉल्व किया। ये लाइन जिन के लिए फैसिनेटिंग है और तुरंत उसे एहसास होता है कि इसका मतलब ये है कि कुछ मानव सर्वाइवर्स ही वजह बने होंगे जो 100 मिलियन साल बाद एवोल्यूशन साइकिल को किकस्टार्ट करने का कारण बने। वो इस ग्रैंड अजम्पशन पर ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहता। इसके बजाय जिन ये फिगर करता है कि जो लोग बदलकर एनवायरनमेंट के अनुसार अडेप्ट नहीं हुए वो बेसिकली लावटॉक बन गए। उन्हें इंफीरियर स्पीशीज कहा गया क्योंकि वे अडेप्ट नहीं कर सकते। उन्हें बॉटम फीडर्स और वीक माना जाता है, भले ही उनका सोसाइटी उन्हें नोबडीज की तरह ट्रीट करता है और उन्हें स्लेव्स के रूप में बेचता है। इस एरा में स्लेवरी का कॉन्सेप्ट हमारे लड़के को परेशान करता है, लेकिन हकामा अपनी राय में रेजोल्यूट रहती है। वो ब्राइटली असर्ट करती है कि उनके और इंफीरियर बीइंग्स में हार्डली कोई फर्क है। वो नहीं समझती कि लोग दूसरों को सिर्फ इसलिए डिसरिगार्ड क्यों करते हैं क्योंकि कोई उनसे अलग है। हर व्यक्ति अपनी तरह से वियर्ड होता है। उसे ऐसा बोलते सुनकर जिन लिटिल लड़की के कैरेक्टर से इम्प्रेस्ड हो जाता है। बातचीत के दौरान अचानक कोई उनके सामने दिखाई देता है, रग्ड और बीटन डाउन नजर आता है। ये बच्चा सड़क पर कोलैप्स कर जाता है, मदद की भीख मांगते हुए। जैसे ही हकामा उसकी ओर रश करती है, जिन बच्चे को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और महसूस करता है कि इस बच्चे में कोई भी एनिमलिस्टिक फीचर्स नहीं है, जैसे कि ईयर्स, जिसका मतलब है कि ये किसी तरह का इंसान है। बच्चा गर्दन से पैर तक चोटों से भरा हुआ है। ये इंजरीज किसी कैजुअल इंसिडेंट की तरह नहीं है। हकामा पूरी ताकत लगाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, जबकि जिन अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है ताकि व्यक्ति को हील किया जा सके। लेकिन इसके बजाय बच्चा तुरंत एक्ट छोड़ देता है और एक ब्लेड निकालकर हकामा की गर्दन पर तान देता है, धमकी देता है कि अगर उसने 1 इंच भी हिला तो उसे मार देगा। ये स्थिति बिल्कुल अलग निकली उसके अनुमान से। अब उसे पूरी सर्टेनिटी हो गई है कि शुरुआत से ही उसे सेटअप किया गया था। वो अपने आसपास की एनवायरनमेंट को स्कैन करता है ताकि नियर बाय लोग कौन है ये पता लग सके। तभी एक आदमी अचानक रियलिटी में मटीरियलाइज होता है, पुआर की तारीफ करता है कि उसने इंस्ट्रक्शंस का सही पालन किया। इस एबिलिटी को स्टेल्थ कैमोफ्लाज कहा जाता है। ये नैनो मशीन्स की वजह से संभव होता है, जो सराउंडिंग विजुअल्स को एब्जॉर्ब करके इनविजिबिलिटी का क्लोक बनाते हैं। इसका एक ही वीकनेस है कि मूवमेंट पर इनविजिबिलिटी काम करना बंद हो जाती है, लेकिन ये लोग इसे बहुत स्किलफुली इस्तेमाल कर रहे थे। कैप्टन जिन को बुली करता है, उसे इंफीरियर स्पीशीज कहता है और उसके नीट क्लोथ्स पर चुपता है। वो वही सवाल करता है कि जिन कहां से आया है, लेकिन हमारा लड़का बिल्कुल स्टोन कोल्ड है और अपनी म्यूइंग स्ट्रीक पर है, इसलिए जवाब नहीं देता। हकामा वरीडली उसके लिए चिल्लाती है, जबकि कैप्टन धमकी देता है कि अगर उसने थोड़ा भी हिला तो लड़की की हत्या कर देगा। हकामा फिर से अपनी तरफ से एक्ट करती है और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करती है, लेकिन जिन उसे एक बार रॉर करके रोकता है। वो नहीं चाहता कि वो ऐसे पावर का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ करे। ये इंप्लाई करता है कि ये बहुत डेंजरस है।
छोटी लड़की समझ ही नहीं पाती कि क्या करे, जब कैप्टन बैंडिट अपनी जिंदगी का मजा ले रहा होता है और देख रहा होता है कि लड़की के पास भी डिवाइन पावर है। वे जिन से पूछते हैं कि क्या वो भी ऐसा स्ट्रेंथ वील्ड कर सकता है, लेकिन ब्रो मूड में है छू करने का, इसलिए वो मिस्ट्री बनाए रखता है। गुस्से में मीट हेड उसे किक करता है और इंफीरियर स्पीशीज को उसके लेन में रहने की चेतावनी देता है। कैप्टन को ये प्रॉब्लम होता है कि उसके सबॉर्डिनेट ने उनके गुड्स को डैमेज किया, फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं है कि उन्हें अच्छे प्राइस पर बेचा जा सके। वे जिन के डिवाइन पावर रखने के आइडिया को एंटरटेन भी नहीं करते, क्योंकि वो देखने में इंफीरियर बीइंग ही लगता है। इसी बीच हकामा को समझ में आता है कि ये वही बैंडिट्स और स्लेव ट्रेडर्स हैं जिनके बारे में आर्गस ने चेतावनी दी थी। बैंडिट लीडर अपनी स्पेल एक्टिवेट करता है ताकि लड़की को पहले संभाला जा सके, जबकि हकामा अपनी जान को लेकर डरी है कि इस रेट पर उन्हें पकड़कर स्लेव्स के रूप में बेचा जाएगा। अगले सीन में मजेदार बात यह है कि जिन उसे उसके ब्यूटी स्लीप से जगाता है। ब्रो के पास शर्ट नहीं है क्योंकि ये बेवकूफों ने सच में उसका सारा कपड़ा चुरा लिया, बस उसके अंडरवेयर छोड़ दिया। हकामा तो ठीक लग रही थी, लेकिन वो सच में जानना चाहती थी कि वे लोग अभी कहाँ हैं। ये किसी कंटेनमेंट फैसिलिटी जैसा दिखता है जहां बाकी की स्लीव्स रखे गए हैं। जिन समझाता है कि ये बैंडिट्स का हाइड आउट है, यहां तक कि वे लोग जो उनके पहले कैप्चर किए गए थे उन्हें भी इशारा करता है। इन सभी लोगों की हालत रफ दिख रही है, ज्यादातर इंफीरियर स्पीशीज है। ये एक ग्रिम सीन है, लेकिन मजेदार बात यह है कि हकामा इस बात पर ज्यादा क्यूरियस है कि ये आदमी अपने टिट्स खुले में क्यों रख रहा है। जिन बताता है कि उन्होंने सब कुछ उससे छीन लिया क्योंकि वो अजीब दिखता था, लेकिन वो सिर्फ अमेज्ड है कि ये आदमी बिना कपड़ों के इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। जाहिर है ये लोग जिनको सबसे ज्यादा कंफर्ट देता है, लेकिन इसके अलावा वो सबसे क्यूरियस है कि उसने पहले लड़ाई क्यों नहीं की। अपनी गॉड लाइक पावर के साथ वो उन्हें एक ही बार में मिटा सकता था। जवाब देने से पहले पुआर को ब्रेकफास्ट के लिए कमरे में भेजा जाता है। उन्हें जागा देखकर वो उन्हें खाना ऑफर करती है। हकामा पिस्ड ऑफ है, लेकिन पुआर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वे उसे नफरत करे या नहीं, क्योंकि उसने कभी भी फॉरगिवनेस की उम्मीद नहीं की थी। ये प्यारी लड़की अनॉयड है, लेकिन जिन ब्लू हेयर को एक्चुअल में काइंड कहकर स्टन कर देता है। ये प्रिटेंड विक्टिम के लिए शौक है, लेकिन सच में जिन बताता है कि बुरे लोग कभी भी इस बात की परवाह नहीं करते कि कोई उन्हें नफरत करता है या नहीं, या उन्हें फॉरगिवनेस का हक है या नहीं। बस ये कि पुआर इस बारे में सोचती है, ये साबित करता है कि वो काइंड है। फिर भी ये अंडरवेयर वाला आदमी अब योगा खेलना छोड़कर असली काम में लग जाता है। वो बार्स को पकड़ता है और अंकल आयरो फैशन में लिटरली उन्हें मोड़कर अपना रास्ता बनाता है। पुआर इस दृश्य को देखकर फ्लैबरगास्टेड रह जाती है। सच में जिन वास्तव में इस समय उसका प्राइवेट कॉन्वर्सेशन का इंतजार कर रहा था। ब्लू हेयर कंफ्यूज्ड है कि क्यों, लेकिन जिन पहले ही सेंस कर चुका है कि उसे ब्लैकमेल किया गया है, क्योंकि कोई जिसे वो केयर करता है यहां कहीं इम्प्रिजन्ड है। पुआर भयभीत है कि ये आदमी इतना सही अनुमान कैसे लगा सकता है। वो उसके वुंड्स को हील भी करता है, ये एम्फसाइज करते हुए कि उसे केवल इसीलिए फूल किया गया क्योंकि उसने देखा कि लड़की की वुंड्स वास्तव में रियल थी। क्रिमिनल्स अपने ही एलाइज को नियरली डेथ कंडीशन तक रफ नहीं करते। इसी वजह से उसने तुरंत जान लिया कि पुआर को ब्लैकमेल करके फोर्स्ड वर्क पे रखा गया है। जिन के वर्ड्स ने उसे मैसिव गिल्ट में डाल दिया और आखिरकार उसने शेयर करने का मौका पाया कि उसका छोटा भाई, इन बीमार स्कमबैग्स ने उसका भाई कैप्चर कर लिया था। वे लगातार धमकी देते हैं कि अगर उसने रेजिस्ट किया तो वे लड़के को देश के बाहर बेच देंगे और कभी उसे फिर नहीं देखने देंगे। पुआर टूटकर रो पड़ती है, गिर पड़ती है, बताते हुए कि उसके माता पिता भी इन बास्टर्ड्स द्वारा स्लॉटर कर दिए गए थे, इसलिए उसका भाई ही अब सब कुछ बचा है। बस उसकी कहानी सुनते ही ये आदमी लिटरली रेज में आ जाता है। जिन पूरी तरह गुस्से में है और हकामा आखिरकार समझ पाती है कि उसने खुद को इस तरह क्यों पकड़ने दिया। उसका लक्ष्य हमेशा से इन लोगों को बचाना रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि विलेन स्टबर्न और अनॉइंग होते हैं। एक को भी बचने देना बाद में डिजास्टर का कारण बनता है, क्योंकि वे अपनी पावर फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं और ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। लंबी कहानी को शॉर्ट करें तो ब्रो इन कॉकरोचेस को एक साथ स्क्वॉश करना चाहता है और वो बैक शॉट मारकर इस फरी पर हमला शुरू करता है। रास्ता अब खुल गया है। गोजो सातरू इन लो लाइफ्स को टुकड़े टुकड़े करने वाला है। जिन विलन्स की साइकी किसी से ज्यादा जानता है, और इसे हम समझते हैं जब हम लौटते हैं 100 मिलियन साल पहले, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन अपनी टेक्नोलॉजिकल प्राइम पर थी। उस समय ये बच्चा बीटन डाउन था और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके फर्स्ट थॉट्स थे दुनिया में जस्टिस की एडमायर करना, लेकिन एडमिरेशन के साथ आया एक दूसरा और ज्यादा हॉन्टिंग रियलाइजेशन। कोई भी वर्ल्ड जिसे जस्टिस की जरूरत थी, वहां भी ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ बैड लोग थे। ऐसे लोग जो उसे हंट करना चाहते थे, उदाहरण के लिए।
ऑर्डिनरी लाइफ जीना प्रेज करने योग्य है, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में वो बड़ा हुआ, उस एनवायरनमेंट ने उसे कभी वो पीस नहीं दी जिसकी उसने कभी चाहा थी। इसलिए जब उन लोगों ने उसे परेशान करने की कोशिश की, जिन लिटरली उन्हें अपनी पावर्स के वेट से क्रश कर देता था, उनके बोन्स तोड़ देता था और उन्हें सालों में डिस्ट्रॉय करता रहा। उसने हर जगह बैड लोगों को टेक डाउन किया, लगातार उन लोगों को क्रश करता रहा जो वर्ल्ड की पीस को डिस्टर्ब करते थे, जब तक कि एक दिन एक आदमी उसके पास आया और अलग ओपिनियन सुझाया। उसने सोचा कि जिन गलत दुनिया में पैदा हुआ था और यही हमें वर्तमान में वापस लाता है। हमारा लड़का चैड की तरह चल रहा है, सामना करने के लिए उसके सामने खड़े लूजर्स का सामना करने के लिए पहले ही बॉडीज के ढेर लगा देने के बाद ब्रो बस अपना किल काउंट बढ़ाना चाहता है। बिना किसी सवाल का जवाब दिए वो उनके ही एक आदमी को उठाकर सामने खड़े हेंचमैन पर फेंक देता है। जैसे ही उनमें से एक उसे पकड़ता है, हमारा लड़का लाइटनिंग फास्ट किक के साथ पहुंचता है और दूसरे को वहीं खत्म कर देता है। उसका साथी डर से जड़ हो जाता है, क्योंकि जिन उसे दीवार में क्रेटर बनाते हुए फेंक देता है, जैसे कोई रुकना न जानने वाला मॉन्स्टर हो। डर के मारे वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये पूरी तरह बेकार है। उसकी दर्द भरी चीखें नीचे बंद कैदियों तक पहुंचती हैं। पुआर समझ जाती है कि ये स्क्रीम्स ऊपर से आ रही हैं। अब वो सच में सोचने लगती है कि आखिर जिन है कौन। हकामा कैजुअली बता देती है कि यह आदमी एक चलता फिरता गॉड है और उन्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ अकेले संभाल लेगा। अभी के लिए उन्हें बस उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके बाहर निकलना है। लेकिन पुआर के लिए यह सब डरावना है कि वो सच में बचने वाले हैं। बैंडिट्स का लीडर कोई आसान अपोनेंट नहीं है। उसके पास पावरफुल डिवाइन मैजिक का टैलेंट है और ब्रूट्स फ्रंट में उसे हराना आसान नहीं लगता। लेकिन जब पुआर ये सब सोच रही होती है, तब तक हमारा लड़का उस आदमी को घुटनों पर ला चुका होता है। बॉस डर के मारे जिन से रुकने की भीख मांगता है, उसे पैसे ऑफर करता है, यहां तक कि स्लेव्स भी देने की बात करता है। वैसे पुआर का भाई भी इसी कमरे में बंद है। स्लेव्स की बात सुनते ही जिन को घेना जाती है। वो बॉस के सामने ही एक बार आदमी को खत्म कर देता है, जबकि बैंडिट लीडर समझ ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। उसकी स्पिरिट आर्ट्स भी इस आदमी के सामने एक्टिवेट नहीं हो रही हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन इतना पावरफुल कैसे बन गया। मजेदार बात यह है कि हमारा लड़का इस क्लाउन को हाफ बेक्ड विलन कहता है, क्योंकि असली विलन्स में इतना सेंस होता है कि जब वो आउटक्लास्ड हों तो भाग जाएं। लेकिन ये बैंडिट लीडर और उसके हेंचमैन ऐसे घमंडी लोग हैं जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, खुद को दिलासा देते रहते हैं कि शायद जैसे ही उन्हें हार का एहसास होता है, ये लोग तुरंत भीख मांगने लगते हैं। सच कहें तो ये वर्बल बीट डाउन काफी सैटिस्फाइंग है और हमारे लड़के की सलाह मानकर बैंडिट लीडर भागने के लिए अपने कदम बढ़ाता है। वो सीधे एलिवेटर की तरफ जाता है और लीवर खींचता है, जिससे उनका सीक्रेट वेपन बाहर आता है, एक बंद किया हुआ मॉन्स्टर। जिन ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये एक करप्टेड है जिसे उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है। ये एक पावरफुल बीस्ट है जिसे किसी नोबल के लिए एक्वायर किया गया था। बैंडिट लीडर खुशी खुशी जिन को चैलेंज देता है, कसम खाता है कि सब कुछ केओस में बदल देगा और मॉन्स्टर जोर से दहाड़ता है। पहला अटैक करप्टेड करता है, जिन पर जोरदार वार करने की कोशिश में, लेकिन अटैक ब्लॉक हो जाता है और उसकी ताकत का अंदाजा साफ दिखता है। बैंडिट लीडर स्पीचलेस रह जाता है जिन की स्ट्रेंथ देखकर। जिन कैजुअली बताता है कि वो जन्म से ही सुपर ह्यूमन बॉडी के साथ पैदा हुआ है। उसके मसल फाइबर्स एक एवरेज इंसान से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अब उसकी बारी आती है। वो एक किक मारकर क्रीचर को पीछे फेंक देता है और अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला करता है। अगले ही पल वो एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, जैसे कोई गोकू हो, और मॉन्स्टर को एक ही बार में टुकड़ों में उड़ा देता है। इतना सब होने के बाद बैंडिट लीडर फिर से वहीं घुटनों पर आ जाता है। जिन उसे घूरता है, जैसे सोच रहा हो कि अब ये बेकार आदमी क्या करेगा। अब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो फिर से जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन हमारा व्हाइट हेड किंग बिना दया दिखाए उसे एक जोरदार पंच मारता है और सब खत्म कर देता है। मामला खत्म होने के बाद वो अपना सारा सामान वापस लेता है और बच्चों से पहले ही माफी मांगता है कि उन्हें इंतजार करना पड़ा। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहता है ताकि उनके क्राइम्स का डायरेक्ट एविडेंस मिल सके। एक ड्रॉर खोलने पर उसे कुछ नोट्स मिलते हैं। पहली नजर में लगता है जैसे उसने जैकपॉट पा लिया हो, लेकिन असल में उसे कुछ समझ नहीं आता। लैंग्वेज उसके लिए पूरी तरह अनफेमिलियर है, इसलिए उसे हकामा की मदद लेनी पड़ती है। फिर भी जिन समझ नहीं पाता कि बैंडिट्स करप्टेड का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। अपनी सस्पिशन कंफर्म करने के लिए वो उस मॉन्स्टर के बचे हुए हिस्सों को इंस्पेक्ट करता है जिसे उसने अभी हराया था। इसके जरिए वो आसपास के नैनो मशीन्स के कैमराज एक्सेस कर सकता है। जिन कम से कम पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड चेक करना चाहता है और इसी दौरान उसे एक ऐसा फुटेज मिलता है जो उसका ध्यान खींच लेता है। पता चलता है कि एक नोबल खुद उस मॉन्स्टर को लेकर उनके पास आया था और उसने अपने इरादों के बारे में कुछ भी साफ नहीं बताया। बस जाते जाते एक हिंट छोड़ गया कि इस देश का जल्द ही अंत होने वाला है। जिन इस डिटेल को ध्यान में रख लेता है फ्यूचर के लिए। सीन कट होता है उन बच्चों पर जो कंटेनमेंट से बाहर निकल चुके हैं। पुआर अपने छोटे भाई से मिलती है। दोनों एक लंबा हग करते हैं, राहत महसूस करते हुए कि दोनों सुरक्षित हैं।
वो मुड़कर जिन को गॉड कहकर धन्यवाद देती है, लेकिन ब्रो इस नाम को फिर से रिजेक्ट कर देता है। इसके अलावा उसकी नजर उन लोगों पर जाती है जो रेड यूनिफॉर्म्स में बैंडिट्स को पकड़ रहे हैं। पता चलता है कि ये गिल्ड के स्टाफ मेंबर्स हैं और जो शानदार बाल और दाढ़ी वाला आदमी उनके पास खड़ा है वही इस शहर का गिल्ड मास्टर है। वो आदमी जिन में इंटरेस्ट लेता है और पूछता है कि क्या वो इस इंसिडेंट से जुड़ा है। हमारा लड़का कैजुअली कंफर्म करता है और पादरा खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है गिल्ड मास्टर के रूप में, उसे धन्यवाद देते हुए। वो एक नजर में ही शॉक्ड हो जाता है कि कोई इतने लोगों को बिना एक भी हिट खाए कैसे हरा सकता है। भले ही जिन देखने में इंफीरियर स्पीसीज जैसा लगे, पादरा समझ जाता है कि ये आदमी मजाक नहीं है। गिल्ड मास्टर बताता है कि इस इंसिडेंट में काफी डैमेज हुआ है और बैंडिट एक्सटर्मिनेशन रिक्वेस्ट्स अभी पीक पर हैं। ये सुनकर जिन क्यूरियस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी लॉर्ड बैंडिट्स को पकड़ने को प्रायोरिटी देगा। लेकिन गिल्ड मास्टर हंसकर कहता है कि इवन लॉर्ड के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती। क्राइम्स को हैंडल करना गिल्ड मेंबर्स का काम होता है, जो किंग के प्रति लॉयल्टी की शपथ लेते हैं। यहां तक कि अगर लॉर्ड चैपिन खुद कोई क्राइम करे तब भी उन्हें किंग को रिपोर्ट करना पड़ेगा, भले ही ऐसा होना अनलाइकली लगे। पादरा अपनी बात पर कॉन्फिडेंट है। वहीं जिन इस सिचुएशन को 100 मिलियन साल पहले की दुनिया से कंपेयर करता है। समझता है कि लॉर्ड कुछ हद तक मेयर जैसा होता है और गिल्ड बेसिकली पुलिस की तरह काम कर रहा है। फिर भी लॉर्ड चैपिन ऐसा इंसान नहीं है जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सके। जिन फैसला करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स उसने बैंडिट से हासिल किए हैं उन्हें सरेंडर कर दे और पूछता है कि क्या ये गिल्ड के किसी काम आ सकते हैं। गिल्ड मास्टर उनमें से एक को पढ़ता है और तुरंत समझ जाता है कि ये उन लोगों की पूरी लिस्ट है जिन्होंने बैंडिट्स के साथ ट्रेड किया था। इस लिस्ट की मदद से वे पूरे ग्रुप को आसानी से अरेस्ट कर सकते हैं। क्यूरियस होकर जिन पूछता है कि क्या सिटी लॉर्ड का नाम भी इस लिस्ट में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लॉर्ड चैपिन का नाम कहीं भी नहीं मिलता, जिससे साफ है कि वो एक चालाक विलन है जो अपने ट्रैक्स छुपा कर रखता है। फिलहाल जिन इस सिचुएशन में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसने स्लेव्स को फ्री कर दिया है, अब वो जानना चाहता है कि उनका आगे क्या होगा। गिल्ड मास्टर उन्हें भरोसा दिलाता है कि जिन लोगों के मिसिंग रिपोर्ट्स हैं उन्हें सेफली घर भेज दिया जाएगा, लेकिन जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सिस्टम काफी फ्लॉड है क्योंकि ये पुआर और नीनो जैसे केसेस को इग्नोर करता है जिनके पेरेंट्स मर चुके हैं। ये सुनकर जिन एक शेल्टर की मांग करता है, लेकिन शॉकिंगली इस एरा में टाउन में ऐसा कोई शेल्टर है ही नहीं। पादरा सिर्फ इतना कर सकता है कि इन बच्चों के लिए काम ढूंढ दे, लेकिन क्योंकि ये इंफीरियर कैटेगरी में आते हैं ये भी आसान नहीं होगा। बच्चे उदास हो जाते हैं और जिन को महसूस होता है कि ये दुनिया भी पहले जैसी ही है। वो इन बच्चों को अकेला छोड़ना नहीं चाहता, चाहे काम हो या ना हो। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उनसे पूछता है कि अगर मौका मिले तो क्या वे काम करना चाहेंगे। पुआर तुरंत हां कह देती है और कोशिश करना चाहती है। इससे जिन को गोल्डन नाइट आर्गस की याद आती है, जिसने जरूरत पड़ने पर मदद का ऑफर दिया था। अगले सीन में हम रॉयल कैपिटल कौशिया पहुंचते हैं आर्गस से मिलने के लिए। होली नाइट वापस लौट रहा होता है, तभी अचानक उसे एक अजीब सा चिल महसूस होता है। अपने रेजिडेंस पर पहुंचकर वो अपनी टीम को रेस्ट करने के लिए कहता है और खुद अपने क्वार्टर्स में जाता है। वहां उसका स्वागत मेड्स और बटलर्स की एक पूरी टोली करती है, पूरी रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ। सबसे पहले वो अपडेट मांगता है, लेकिन सर्वेंट्स के रिएक्शन से ही उसे समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। बटलर माफी मांगता है कि उसने उसे रिटर्न होते ही परेशान किया। इसी दौरान उसकी सिस्टर ऊपर से ये सब देख रही होती है, एक तीखी नजर से। आर्गस रिपोर्ट पढ़ता है और तुरंत उसे हेडेक होने लगता है। सिचुएशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब है क्योंकि एक इन्वेडर अचानक सामने आ गया है। कैपिटल के अंदर घुसकर तबाही मचा रहा है। आर्गस के लिए ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो अंदर कैसे आया, बल्कि असली प्रॉब्लम यह है कि उसे अंदर लाने में किसने मदद की। उसका सबसे बड़ा शक हैरिस अकेडमी पर जाता है, एक ऐसी जगह जहां सस्पिशियस लोग भरे पड़े हैं और शायद कोई बड़ी साजिश चल रही है। हालात को कंट्रोल करने के लिए उसे तुरंत स्ट्रांग कॉमरेड्स की जरूरत है। उधर जिन और उसकी टीम कैपिटल की तरफ अपनी जर्नी जारी रखते हैं। 3 दिन यूं ही गुजर जाते हैं। रास्ते में पुआर सोचने लगती है कि क्या उनके जैसे इंफीरियर बींग्स के लिए सच में कैपिटल में कोई काम होगा। जिन अपनी काइंड नेचर के साथ उन्हें समझाता है कि पढ़ना लिखना आना ही बहुत बड़ी एडवांटेज है, इसलिए उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हकामा दूर इशारा करती है और बताती है कि कैपिटल अब पास ही है। जैसे ही जिन उस ग्रैंड रॉयल कैपिटल को देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। शाम तक वे लोग शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। हर तरफ लोगों की भीड़ है, पूरा शहर एनर्जी से भरा हुआ है। हकामा बताती है कि कैपिटल इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, इसलिए यहां हर तरह का सामान मिलता है, यहां तक कि कदामा विलेज के खास कपड़े भी। जिनको ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वो नोटिस करता है कि यहाँ इंसेक्ट जैसे म्यूटेंट्स भी मौजूद हैं।
अलग अलग रेसेस की भरमार है, जो दिखाता है कि एवोल्यूशन ने हर किसी को अलग तरीके से शेप किया है। सड़कों की सफाई और सेफ्टी टॉप लेवल की है, लेकिन इतने सारे बेनिफिट्स के बावजूद कुछ गंदी सच्चाइयां भी हैं। जिन सोचता है कि हर एरा अपने साथ प्रॉब्लम्स का एक नया सेट लेकर आता है। वो हकामा से एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछता है और पता चलता है कि एग्जाम अगले हफ्ते है। उन्हें तब तक वेट करना होगा, लेकिन उनकी बातचीत सुनकर एक ब्लॉन्ड लड़की ताना मारती है कि क्या ये लोग भी हैरिस एकेडमी में दाखिला लेना चाहते हैं, खासकर जब वे सब इंफीरियर स्पीशीज जैसे दिखते हैं। सीन शिफ्ट होता है होटल रूम में, जहां हकामा और नीनो आरामदायक बेड्स पर कूद पड़ते हैं। आखिरकार उन्हें एक प्रॉपर जगह मिली है सोने के लिए। जिनके लिए कैपिटल तक पहुंचने का गोल तो पूरा हो गया, लेकिन अब वो सोच में पड़ जाता है कि आगे क्या करना है। नई दुनिया जरूर है, लेकिन सर्वाइव करने के लिए उसे पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। बैंडिट्स को खत्म करने के बदले उसे कुछ पैसे जरूर मिले हैं, लेकिन वो जानता है कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, खासकर 4 लोगों के लिए। ऊपर से इन बच्चों के लिए काम ढूंढना भी जरूरी है। इसका सबसे आसान सोल्यूशन आर्गस से मिलना हो सकता है, लेकिन अभी समस्या ये है कि उन्हें उसके बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। उन्हें ना उसकी लोकेशन पता है, ना ही कोई ऐसा कनेक्शन जो उन्हें सीधे आर्गस तक पहुंचा सके। जिन कई ऑप्शंस के बारे में सोचता है, लेकिन सबसे पहले करप्टर्स की इन्वेस्टिगेशन को प्रायोरिटी देता है। उसे पता है कि इस एरा में कुछ लोग इन मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। करप्टर्स अपनी नेचर से ही बेहद खतरनाक है, इसलिए उन्हें यूं ही छोड़ना पॉसिबल नहीं है। इस बार वो जिंदा लोगों को फिर से एनाहिलेशन का सामना नहीं करने देगा। वो कैजुअली हकामा से पूछता है कि इस देश के लोग रिसर्च कैसे करते हैं। हकामा बताती है कि लोग या तो बुक्स पढ़ते हैं या किसी नॉलेजेबल व्यक्ति से कंसल्ट करते हैं, लेकिन बुक्स काफी एक्सपेंसिव होती हैं। यहां तक कि उनके विलेज में भी एक ही किताब को सब मिलकर पढ़ते थे ताकि उसका खर्च उठा सके। साथ ही रॉयल कैपिटल में एक विशाल लाइब्रेरी है जहां रिसर्च करना काफी आसान हो जाता है। जिनको ये आइडिया पसंद आता है, क्योंकि अब वो उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके कगुरा के छोड़े हुए लेबोरेटरी के बारे में क्लूज ढूंढ सकता है। अगले सीन में ब्रो रिसेप्शन डेस्क पर खड़ा है, लेकिन वहां की लड़की उसे साफ मना कर देती है। बुक्स को सेक्रेड नेशनल प्रॉपर्टी माना जाता है, इसलिए हर किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स या नोबल्स ही उस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हकामा मजाक में याद दिलाती है कि ब्रो अभी ठीक से पढ़ भी नहीं सकता। भले ही वो लेटर सीखने की कोशिश कर रहा है, उसे लैंग्वेज समझने में अभी समय लगेगा। जिन सर खुजाता है जैसे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तभी 2 क्लोक्ड लोग चुपके से उन पर नजर रख रहे होते हैं। वे दोनों जिन के पास आते हैं सपोजिडली एक सिंपल बातचीत के लिए, लेकिन शुरुआत ही एक वायलेंट पंच से करते हैं। हमारा लड़का रिफ्लेक्स से तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे टॉन्ट करता है कि उसका इंट्रोडक्शन कितना शानदार है। शहर की सेफ्टी पर सवाल उठता है जब लोग यूं खुलेआम अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी एरोगेंट बना रहता है। जिन उसके पंच को ऊपर की तरफ डाइवर्ट कर देता है, जिससे एक पावरफुल मैजिक ब्लास्ट हवा में निकल जाता है। फिर भी वो फाइटर उसकी स्किल देखकर इंप्रेस्ड हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। उसकी शार्प इंस्टिंक्ट्स देखकर वो फाइटर उसकी तारीफ करता है, जबकि पुआर हैरान है कि ये लोग खुलेआम सिविलियन एरिया में डिवाइन पावर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हमारा लड़का समझना चाहता है कि इन लूजर्स का मामला क्या है, और जल्दी ही रियलाइज कर लेता है कि किसी ने उसके सिर पर हिट रख दिया है। लेकिन ये बात उसके लिए उल्टा फायदा बन जाती है। ये पुलिस जिन की टीम को धमकी देते हैं कि कैपिटल छोड़कर चले जाओ, वरना डेंजर फेस करना पड़ेगा। लेकिन जिन अपनी जगह से हिलता तक नहीं, बल्कि उन्हें खुद फिर से अटैक करने के लिए इन्वाइट करता है। जैसे ही वो हमला करता है, जिन उसका फिस्ट पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। एक को रियलिटी चेक देने के बाद वो दूसरे की ओर मुड़ता है, जो उस पर मैजिक ब्लास्ट छोड़ देता है। जिन डॉज करने से इनकार करता है और उस फायरी अटैक को सीधा ब्लॉक कर देता है। अटैकर को लगता है कि उसने भारी डैमेज किया है, लेकिन धुएं के अंदर से जिन का हाथ निकलता है और वो उसे पकड़कर ऐसे उठा लेता है जैसे उसका कोई वजन ही न हो। अब सीरियस टोन में जिन उन्हें मॉक करता है कि वे कितने कमजोर हैं और चैलेंज देता है कि अगर उनमें हिम्मत है तो फिर से कोशिश करें। सच में ब्रो इस कहानी का गोजो सतोरू है। उधर उसका विक्टिम शॉक में है कि एक लो लेवल स्पीशीज इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। तभी अचानक नाइट ऑर्डर बीच में आ जाती है और फाइट रोक देती है। करीना इरिटेट होकर आती है। उसे गुस्सा है कि उसे अपनी डे ऑफ में भी इस झंझट में पड़ना पड़ा है। उसे अटैकर से कोई मतलब नहीं, वो तो सीधा हकामा और जिन को जेल में डालना चाहती है, जिससे जिन के लिए सिचुएशन और मैसी हो जाती है। ये हंगामा किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान खींच लेता है जो आर्गस से जुड़ा हुआ है। भले ही करीना अभी जिन पर चिल्ला रही हो, करीना जैसे ही जिन को पहचानती है वो एक्साइटेड हो जाती है। सोचती है कि उसने आखिरकार उस इंफीरियर स्पीशीज को पकड़ लिया जो फिर से शहर में ट्रबल कर रहा है। वो उसे लेक्चर देने ही वाली होती है कि तभी पास खड़ी एक डेमी ह्यूमन स्पेक्टेटर आगे आती है और सच बताती है कि हमला पहले जिन पर हुआ था और वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा था।
करीना जब अटैकर्स के चेहरे देखती है तो समझ जाती है कि ये वही फूलिश जूनियर्स है हैरिस एकेडमी के, जो अक्सर ट्रबल करते रहते हैं। वो मन ही मन उम्मीद करती है कि होली कैप्टन की छोटी बहन इस मेस में शामिल ना हो। जिन कैजुअली करीना से पूछता है कि क्या वो पेट्रोल पर है, और ये भी पॉइंट करता है कि ऐसे काम तो आमतौर पर गिल्ड मेंबर्स करते हैं। करीना जवाब देती है कि वो बस अपनी नाइटली ड्यूटी निभा रही थी, सिटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जबकि वो अपने कैफे जाने के रास्ते में ही वो पेट्रोल कर रही थी। अब जब करीना ने अपनी आंखों से जिन को एकेडमी के स्ट्रांग स्टूडेंट्स को आसानी से हराते हुए देख लिया, तो उसे लगने लगता है कि उसके कैप्टन की पहले वाली सस्पिशन शायद सही थी। वो खुद को एक्सक्यूज करने की कोशिश करती है और जिन से कहती है कि आगे से ट्रबल में न पड़े, लेकिन जिन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वो इस मौके का फायदा उठाकर उससे कहता है कि उसे आर्गस से मिलवाए। जब आखिरकार जिन की मुलाकात 7th डिवीजन के कैप्टन आर्गस से होती है, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आता है और उससे उन्हें हायर करने को कहता है, उसे याद दिलाते हुए कि आर्गस ने पहले खुद मदद का ऑफर दिया था। आर्गस बच्चों की तरफ देखता है और पूछता है कि ये कौन है। जिन बताता है कि उसने उन बैंडिट्स का सामना किया जिन्हें आर्गस ढूंढ रहा था और उन्हें पकड़कर गिल्ड के हवाले कर दिया। आर्गस थोड़ा एंग्शियस हो जाता है क्योंकि उसे यकीन करना मुश्किल लगता है कि एक इंफीरियर स्पीशीज जैसा दिखने वाला इंसान इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे कर सकता है। जिन आगे समझाता है कि वो नीनो और उसकी बहन पुआर को इसलिए साथ लाया क्योंकि उनके पास और कोई सहारा नहीं है और इंफीरियर स्पीशीज होने की वजह से लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। इसी कारण जिन कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि उनके लिए कोई काम अरेंज कर दे। कैप्टन उसे याद दिलाता है कि उसका उनके प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन जिन शांत स्वर में जवाब देता है कि वो इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार है क्योंकि उसने ही उन्हें बचाया है। आर्गस को ये रीजनिंग इंटरेस्टिंग लगती है और बच्चे अपने सेवियर को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। कैप्टन तुरंत एक आइडिया बनाता है और बच्चों को बार्गेनिंग पीस की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो कामली जिन से कहता है कि वो बच्चों को अपने घर में रहने और काम करने देगा, लेकिन एक कंडीशन पर कि जिन एकेडमी में टीचर के रूप में काम करे। जिन बिना ज्यादा सोचे इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ ही देर में बच्चों को मेड आउटफिट्स में बदल दिया जाता है। पुआर सिंसियरली कैप्टन को धन्यवाद देती है और कैप्टन अपने बाकी मेड सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि वे उन्हें प्रॉपर्ली एजुकेट किया जाए और ये भी इंश्योर किया जाए कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जब जिन आर्गस के साथ आगे बढ़ता है तो वो पूछता है कि इंस्ट्रक्टर बनने के पीछे असली कैच क्या है। आर्गस समझाता है कि उसे ठीक ठीक नहीं पता कि जिन कहां से आया है, लेकिन उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बताते हैं कि जिन एक ट्रस्टवर्दी इंसान है। इसके बाद कैप्टन सीधे मुद्दे पर आता है और बताता है कि वो चाहता है कि जिन हार्नेस एकेडमी में इन्फिल्ट्रेट करे। जिन सीरियस हो जाता है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगता है। आर्गस कैपिटल के अंदर चल रहे पावर स्ट्रगल के बारे में बताना शुरू करता है। उसके मुताबिक किंग बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और किसी भी समय मर सकता है, इसलिए कई फैक्शंस चुपचाप कोल्ड वॉर में लगे हुए हैं थ्रोन के कंट्रोल के लिए। वो आगे बताता है कि सिर्फ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका थ्रोन पर कोई लेजिटिमेट हक नहीं है, फिर भी वे पावर ग्रैब करना चाहते हैं। ये लोग बेहद खतरनाक है और करप्टर्स, जिन्हें इस एरा में इन्वेडर्स कहा जाता है, उनका इस्तेमाल वेपन की तरह कर रहे हैं अपने प्लान्स को आगे बढ़ाने के लिए। जिनको तुरंत लॉर्ड शेपियन की याद आती है और उसे एहसास होता है कि उससे भी ज्यादा खतरनाक लोग मौजूद हो सकते हैं। कैप्टन बताता है कि वो इन लोगों को एक्सपोज करना चाहता है और उनका हिडन बेस ढूंढना चाहता है, और जिस जगह पर उसे सबसे ज्यादा शक है वो हार्नेस एकेडमी है। आर्गस दरवाजा नॉक करता है और जिन को अपनी छोटी बहन मिरिया ओल्टन से मिलवाता है। वो बताता है कि वो एकेडमी में पढ़ती है और जिन को वहां गाइड करेगी, लेकिन मिरिया आते ही अपनी शार्प टंग दिखाती है और जिन को इंफीरियर स्पीशीज कहकर इंसल्ट करती है, बिल्कुल करीना की तरह। कैप्टन तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि ऐसा बोलना रूड है, लेकिन मिरिया जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि वो किसी इंफीरियर स्पीशीज को इतना इंपॉर्टेंट काम देने के खिलाफ है। जिन उसके रूड एटीट्यूड पर सीधा कमेंट करता है, जिससे कैप्टन को शर्मिंदगी होती है और वो उसकी तरफ से माफी मांगता है। करीना धीरे से जिन के पास आकर बताती है कि मिरिया बहुत केपेबल है, लेकिन उसे इंफीरियर स्पीशीज से बहुत नफरत है। मिरिया लगातार जिन को इंसल्ट करती रहती है और कहती है कि वो इंस्ट्रक्टर बनने के लायक नहीं है। तभी हकामा सिचुएशन को और ऑकवर्ड बना देती है। कैजुअली बता देती है कि उसका गार्जियन तो पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन तुरंत वो जिन की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी की तारीफ भी करती है। उसकी बात सुनकर करीना को अचानक एहसास होता है कि एकेडमी की स्टूडेंट्स को जिन पर हमला करने के लिए मिरिया ने ही उकसाया था। कैप्टन बार बार माफी मांगता है और वादा करता है कि वो अपनी बहन को प्रॉपरली डिसिप्लिन करेगा। जिन टॉपिक बदल देता है और आर्गस से पूछता है कि आखिर उसे एकेडमी में एग्जैक्टली क्या पढ़ाना है।
आर्गस जवाब देता है कि उसके ऑब्जर्वेशन के अनुसार जिन काफी स्किल्ड लगता है, इसलिए वो उसे बेसिक फंडामेंटल सिखाने के लिए परफेक्ट मानता है। वो आगे 4 बेसिक स्पिरिट आर्ट्स के बारे में बताता है, इग्निशन, डिस्चार्ज, फ्रीजिंग और हीलिंग, और समझाता है कि इनमें से सिर्फ 2 भी आ जाएं तो उसे काफी माना जाता है। ये सुनकर जिनको थोड़ा अजीब लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ बेसिक्स इतने ही हैं, उसे तुरंत याद आता है कि पहले वाला बैंडिट लीडर असल में काफी स्किल्ड था, क्योंकि उसकी एबिलिटी यहाँ के हिसाब से स्पेशल स्पिरिट आर्ट मानी जाती। जिन हल्का सा मुस्कुराता है, सोचते हुए कि शायद वो इस दुनिया के लोगों की पावर के बारे में अंडरस्टैंडिंग ही बदल दे। सीन शिफ्ट होता है 1 हफ्ते बाद, जब हकामा का एंट्रेंस एग्जाम फाइनली शुरू होने वाला होता है। आर्गस जिन के साथ एकेडमी पहुंचता है क्योंकि वो चाहता है कि इस साल इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी जिन संभाले। हर साल नाइट ऑर्डर की एक डिवीजन को ये रोल निभाना होता है, और इस बार 7th डिवीजन की बारी है। जब जिन चुपचाप उनके पीछे चल रहा होता है, तभी अर्डमन नाम का एक मोटा आदमी उसे घूरता रहता है। वे लोग हेडमास्टर के ऑफिस में पहुंचते हैं और आर्गस रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। हेडमास्टर मुस्कुराती है अपने पुराने स्टूडेंट को इतनी ऊंची पोजीशन पर देखकर, लेकिन अचानक वो कंट्री के अंदर चल रहे फैक्शन स्ट्रगल्स की बात छेड़ती है और जिन पर क्रिटिसिज्म शुरू कर देती है। वो आर्गस से कहती है कि एकेडमी को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए कि किसी इंफीरियर स्पीशीज को इतना इंपॉर्टेंट रोल दे दिया जाए। कैप्टन दृढ़ता से जवाब देता है कि जिन उसकी पूरी डिवीजन में सबसे केपेबल है। तभी गीता नाम का एक स्किनी रैट जैसा आदमी बोल पड़ता है। वो तुरंत विरोध करता है और जिन को इंसल्ट करना शुरू कर देता है, जोर देते हुए कहता है कि एक इंफीरियर ह्यूमन को इस पोजीशन पर रखना बिल्कुल गलत है। हेडमास्टर फिर अर्डमन की तरफ मुड़ती है और उससे उसकी राय पूछती है। मोटा आदमी कैजुअली अग्री करता है कि कंसर्न सही है, लेकिन कि प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट पेश करता है कि अगर किसी इंफीरियर ह्यूमन को ट्यूटर बनाया गया तो स्टूडेंट्स और बाकी इंस्ट्रक्टर्स से बैकलैश हो सकता है। हेडमास्टर भी अब प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है और मानती है कि उसे भी यही चिंता है। जिन समझ जाता है कि उसके बारे में बिना उसे शामिल किए बातें की जा रही हैं, तो वो कदम आगे बढ़ाता है और खुद के लिए खड़ा होता है, रिस्पेक्टफुली ग्रीटिंग करते हुए। वो शांतिपूर्वक खुद का परिचय देता है, प्रॉपर मैनर्स दिखाते हुए। ये साबित करता है कि ओपन मॉकिंग के बीच भी वो कंपोज्ड रह सकता है। फिर वो लॉर्ड से एक सीधा सवाल करता है, क्या उन्हें सिर्फ इसलिए जज कर रहे हैं क्योंकि वो इंफीरियर स्पीशीज लगता है, या क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पास रोल के लिए रिक्वायर्ड पावर नहीं है? प्रिंसिपल मुस्कुराती है और रिप्लाई देती है कि उनका सिर्फ एक ही कंसर्न है, क्या उसके पास सच में रिक्वायर्ड एबिलिटी है? फिर वो पूछती है कि क्या वो इसे प्रूव कर सकता है। जब आर्गस सुझाव देता है कि हेडमास्टर खुद टेस्ट कर सकती है, वो अग्री कर लेती है और हार्नेस एकेडमी के स्पिरिट आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक मॉक बैटल तय होती है। स्लाई स्किनी रैट ही आगे बढ़ता है और जिन का सामना करता है। हंसते हुए कहता है कि कम से कम आज कुछ स्टूडेंट्स के सामने होने की वजह से जिन खुद को ज्यादा एम्बैरस नहीं करेगा। हेडमास्टर रूल्स एक्सप्लेन करती है और साफ करती है कि लड़ाई सिर्फ स्पिरिट आर्ट्स के इस्तेमाल तक सीमित रहेगी, क्योंकि यही वो अपने नए ट्यूटर से सिखवाना चाहती हैं। कुछ स्टूडेंट्स मैच देखने इकट्ठा होते हैं, जिसमें मिरिया भी शामिल है, जो स्पेक्टेटर्स में खड़ी होती है। वो एक्साइटेड है क्योंकि ये पहला मौका है जब वो स्किनी रैट को पर्सनली बैटल करते देखेगी। जिन ऑलरेडी समझ जाता है कि ये कैसे खत्म होगा, फिर भी वो क्वाइटली साय करता है और इंस्टीट्यूट को अपने पावर का विटनेस बनने देता है। आर्गस थोड़ी अनसर्टिनिटी महसूस करने लगता है। ये पहला मौका है जब उसने अपने रेकमेंड किए हुए व्यक्ति को सबके सामने फाइट करते देखा, और वो वरिड है कि जिन उसे सभी के सामने एम्बैरस कर सकता है। लॉर्ड गा दूसरी तरफ एक्सट्रीमली एक्साइटेड दिखता है और मैच जल्दी खत्म करने के लिए उत्साहित है। स्किनी रैट तुरंत अनाउंस करता है कि वो ओपनिंग मूव लेगा और तुरंत एक ह्यूज फायरबॉल लॉन्च करता है, सोचते हुए कि ये एक ही स्ट्राइक में जिन को हरा देगा। जिन कामली अटैक को आसानी से डॉज करता है, जबकि स्किनी रैट अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो कॉन्टेस्ट जीतकर कैप्टन की जजमेंट प्रूव करेगा। वो फॉलो अप में अपना एस अटैक लाइटनिंग स्पीयर्स डिप्लॉय करता है, जबकि जिन हर स्ट्राइक डॉज करता है और धीरे धीरे उसके नर्व्स पर खेलता है। स्किनी रैट सोचता है कि जिन सिर्फ भाग रहा है, लेकिन जिन क्वाइटली साय करता है और ये सोचता है कि ये काइंड की पावर का इस्तेमाल आम लोगों के खिलाफ कभी नहीं करना चाहिए था। हालांकि चूंकि अब कोई विकल्प नहीं बचा, जिन आखिरकार अपनी क्षमता दिखाने का फैसला करता है और जानबूझकर एक यूनिक स्पिरिट आर्ट रिवील करता है। वो ग्रेविटी मैनिपुलेशन अटैक का इस्तेमाल करता है और स्किनी रैट लॉर्ड गीटा को जमीन पर दबा देता है। ये साफ कर देता है कि उसके पास कभी भी कोई मौका नहीं था और उसकी आर्रोगेंस आखिरकार कोई मायने नहीं रखती। हेडमास्टर और फैटमैन लॉर्ड रॉडमैन दोनों इस दृश्य को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। आर्गस और उसकी बहन मिरिया भी वहां खड़े हैं, माउथ्स ओपन, ऐसा क्लीन डिस्प्ले देखकर जिसे उन्होंने पहले कभी विटनेस नहीं किया।
जब वे पूछते हैं कि वास्तव में क्या हुआ, जिन कामली बताता है कि उसने बस लॉर्ड गिटा के आसपास ग्रेविटी मैनिपुलेट की। जब वो सुनता है कि लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, जिन क्वाइटली स्माइल करता है और समझता है कि स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स दोनों के लिए एकेडमी में कितना सीखने को है। लॉर्ड गिटा फ्रस्ट्रेशन में अपनी टीथ ग्राइंड करता है और जमीन पर पूरी तरह मिजरेबल नजर आता है। रिंकली ओल्ड मैन के प्रति शेयर पिटी से हमारा हीरो आखिरकार ग्रेविटी प्रेशर रिलीज करता है। गाम मेल्ट डाउन कर जाता है, चिल्लाता है कि ऐसी स्पिरिट टेक्निक होना ही नहीं चाहिए। वो इंसिस्ट करता है कि इंफीरियर किसी इलीगल ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। हमारा बॉय क्वाइटली वहां खड़ा रहता है और वर्बल अब्यूज को चैंप की तरह सह लेता है। गेजर उसके फेस में स्क्रीच कर रहा है जैसे कोई कैरन, और इस एक्सचेंज को देखते हुए हेडमास्टर कामली अपना निर्णय लेती है। आसपास के स्टूडेंट्स भी इंप्रेस्ड होते हैं। मिरिया खासकर समझ नहीं पाती कि वो इतना डिवाइन पावर कैसे कंट्रोल करता है। नॉर्मली इंफीरियर्स के पास बैरली कोई पावर होता है। उसकी क्यूरियोसिटी स्पाइक होती है और वो डिटरमिन्ड हो जाती है कि जिन वास्तव में कौन है। सीन शिफ्ट करता है वेलकम सेरेमनी की तरफ। एक हफ्ते बाद वहां हेडमास्टर अनाउंस करती है कि हार्नेस एकेडमी उन वॉरियर्स को ट्रेन करने के लिए बनाई गई थी जो इन्वेडिंग थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सकें। जो भी वीक है और पेस नहीं रख सकता, उसका एकेडमी में कोई स्थान नहीं। हालांकि जो सक्सीड करते हैं उनके लिए प्रैक्टिकली गारंटीड है। भविष्य में स्टेटस और इन्फ्लुएंस से भरा होगा। ऊपर से ऑब्जर्विंग करते हुए मिया के पास खड़े कुछ डेमी ह्यूमंस आश्चर्यचकित होते हैं कि कितने न्यूकमर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनमें से कई तो नोबल फैमिलीज से भी नहीं आते। एक लायन डेमी ह्यूमन रियस कैजुअली मिया को ग्रीट करता है। वो मेंशन करता है कि ये अनएक्सपेक्टेड है कि वो वेलकम सेरेमनी में खुद उपस्थित है। चैटिंग के दौरान वो अचानक नोटिस करता है कि एक इंफीरियर के पास बैठा है और लगभग चोक कर जाता है। उसका पूरा कंपोजर टूट जाता है जब मिया रिवील करती है कि वो इंफीरियर वास्तव में उनका नया टीचर है। वो रियस से पूछती है कि प्योरली अपीयरेंस के आधार पर उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है। जब वो ब्लंटली डिस्क्राइब करता है कि वो एवरेज नोबडी है, बिना वाइफ और बिना लाइफ के, वो एडमिट करती है कि वही उसका इनिशियल जजमेंट भी था। कई स्टेयर्स उसे ड्रिल करते हुए महसूस होते हैं। जिन जल्दी समझ जाता है कि वो एकेडमी की जांच ओपनली डे 1 से नहीं शुरू कर सकता। सबसे पहले उसे अपने इमेज को वर्थलेस इंफीरियर से न्यूट्रल और अनथ्रेटनिंग में रीब्रांड करना होगा। अभी ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे एक बड़ा टारगेट पेंटेड हो गया है। सेरेमनी खत्म होने के बाद आखिरकार उसकी पहली क्लास का समय आता है। मीनवाइल लॉर्ड गीता सीनियर स्टूडेंट्स को गैदर करता है और अनाउंस करता है कि रेगुलर क्लासेस ऑफिशियली वापस शुरू हो गई हैं। वो ब्लंटली वार्न करता है कि वे प्रॉमिसिंग न्यू टैलेंट्स के पीछे ना रहें जो इस साल ज्वाइन हुए हैं। साथ ही वो एंग्रीली पूछता है कि क्लास में अधिकांश स्टूडेंट्स क्यों एब्सेंट हैं। ओल्ड मैन इंटरनली स्माइल करता है, फुली अवेयर कि उनमें से कई तो रादर डाई करना पसंद करेंगे बजाय इसके कि इंफीरियर द्वारा पढ़ाई सुने। ग्रीसी रैट ने तो ये खबर भी डेलिबरेटली फैलाया कि आज का लेक्चर जिन हैंडल करेगा। सरप्राइजिंगली हमारा प्रोफेसर बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखता। वो कॉन्फिडेंटली पोडियम पर खड़ा होता है और इंट्रोड्यूस करता है खुद को नया स्पिरिट टेक्निक्स इंस्ट्रक्टर के रूप में। बिना किसी हेजिटेशन के रियस शेमलेसली पूछता है कि क्या उसके पास सच में एलीट क्लास पढ़ाने की कैपेबिलिटी है। आर बॉय कामली स्माइल करता है और कहता है कि जल्द ही पता चल जाएगा। वो लायन डेमी ह्यूमन को भी कहता है कि अगर क्लास उसके स्तर के नीचे साबित होती है तो वो फ्रीली लीव कर सकता है। ये एस्टैब्लिश होने के बाद वो तुरंत एक रूल सेट करता है। वो अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि किसी भी सर्कमस्टांस में ह्यूमन पर डिवाइन पावर का उपयोग नहीं करना चाहिए। रीजनिंग क्लैरिफाई करने के लिए वो एक्सप्लेन करता है कि डिवाइन पावर को इनहिबिटर्स की रीजेनरेशन एबिलिटीज सप्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि ह्यूमंस चोट लगने के बाद नॉर्मली रिकवर करते हैं, जिससे पता चलता है कि इसका ट्रू पर्पस हमेशा इन्वेडर्स को एलिमिनेट करना था। ये सुनते ही बैक में कोई लाउड माउथ शुरू हो जाता है। ट्रैश टॉकिंग करते हुए उसे सॉफ्ट बोलते हैं क्योंकि उसके सपोजिडली डिवाइन पावर की कमी है। वो ब्रैड जोर देता है कि उसके पास पूरी हक है अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का, जैसे भी उसे मन करे। थोड़े अनॉयड होकर प्रोफेसर जिन उसे इनवाइट करता है ये टेस्ट करने का कि वो सच में उतना वीक है जितना कहा जा रहा है। सीधे क्लास के बीचों बीच वो स्टूडेंट को कहता है कि अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव उस पर मारो। बच्चा एरोगेंटली ग्रिन करता है, डिक्लेयर करता है कि अगर प्रोफेसर उसे इवन स्क्रैच कर दे तो वो कभी क्लास में वापस नहीं आएगा। मौके को सीज करते हुए वो लाइटनिंग स्पीयर कंजर करता है, एनर्जी से क्रैकल करते हुए। इवन लॉर्ड गीता टेंस हो जाते हैं, वरिड की क्लासरूम इतनी रेकलेस अटैक सह पाएगी या नहीं। बिना हेजिटेशन के स्टूडेंट स्पीयर सीधे जिन पर लॉन्च करता है, पूरे रूम में मैसिव क्लाउड ऑफ डस्ट किक करते हुए। सभी अज्यूम करते हैं कि इंफीरियर पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गया, लेकिन फिर हेज से एक ब्लेड शूट होती है और वॉल में पीछे जैम हो जाती है, उसके अगली मग को बैरली मिस करते हुए। जिन कामली स्टेट्स करता है कि स्वॉर्ड उसे पूरी तरह पियर्स कर सकता था अगर वो सच में उसे खत्म करना चाहता। इसके साथ ही वो सेमेस्टर का अपना पहला लेसन डिलीवर करता है, कभी भी किसी को सिर्फ अपीयरेंस के आधार पर जज मत करो। रियस चुपचाप ऑब्जर्व करता है, सोचते हुए कि क्या वो टेक्निक वास्तव में स्पिरिट आर्ट के योग्य थी।
प्रोफेसर जिन स्मूथली कंटिन्यू करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि इंफीरियर्स को इस तरह लेबल किया जाता है क्योंकि उन्हें वीक माना जाता है। फिर जब कोई क्लियरली उनकी लीग से ऊपर होता है, वो पूछता है कि इसका मतलब उसके लिए क्या होगा। उसका ऑरा पीक पर सर्च करता है जैसे ही वो अपना क्वेश्चन आंसर करता है, और वो डिक्लेयर करता है कि यही कहलाता है टीचर। नेक्स्ट वो सेकंड लेसन डिलीवर करता है। वो वही किड से पूछता है कि क्या उसे पता है कि स्पिरिट आर्ट्स एक्टिवेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। स्टूडेंट एक्टिंग करता है जैसे ये कॉमन नॉलेज हो और जवाब देता है कि ये सब विविड इमेजिनेशन पर निर्भर करता है। अगर आप कुछ क्लियरली पिक्चर कर सकते हो तो स्पिरिट्स उसे कैरी आउट करेंगी। प्रोफेसर जिन अग्री करता है कि इमेजिनेशन मैटर करती है, लेकिन ऐड करता है कि एक क्रिटिकल एलिमेंट है जिसे वे सभी मिस कर रहे हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि स्पिरिट्स डिफरेंट वेवलेंथ्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं और वही वास्तव में उनके एक्शंस को ट्रिगर करती हैं। टोटल 8 प्राइमरी वेवलेंथ्स हैं। उनमें से इग्निशन, डिस्चार्ज, हीलिंग और फ्रीजिंग वो 4 हैं जिन्हें ज्यादातर लोग जानते हैं। हालांकि ग्रेविटी कंट्रोल, लाइट कंट्रोल, एटमॉस्फेयर कंट्रोल और स्पेशल मैनिपुलेशन भी मौजूद हैं। लॉर्ड गीता लगभग चोक कर जाते हैं जब वो उसे इतनी कैजुअली सभी 8 का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। इस रेवलेशन के साथ हमारा लड़का फॉर्मली अपनी पहली रियल लेक्चर शुरू करता है। शाम को वो कॉन्टेम्पलेट करता है कि एकेडमी के सीक्रेट्स की जांच कहां से शुरू करे। कैंपस हर कोने में स्टूडेंट्स से क्राउडेड है। क्लास में जो डिस्प्ले हुआ उसके बाद वो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुका है। अगर उसे आंसर्स चाहिए तो उसे ऐसे जगह की एक्सेस चाहिए जहां स्टूडेंट्स को एंट्री ना हो। रास्ते में वो मिरिया से टकराता है। बिना हेजिटेशन के वो ब्लंटली पूछती है कि वो सच में कौन है। वो जवाब देता है कि वो कैसे कुछ और हो सकता है सिवाय इस सो कॉल्ड इंफीरियर के जैसा हर कोई उसे लेबल करता है। वो कंसीड करती है कि ये समझ में आता अगर ये उसकी एबिलिटी ना होती एफर्टलेसली सभी 8 स्पिरिट आर्ट्स कमांड करने की। नॉट इवन मोस्ट डेमी ह्यूमंस इस पर केपेबल हैं। हमारा लड़का श्रग करता है और बताता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसे अलग अलग वेवलेंथ्स के बीच टैब स्विच करने जैसा समझो। जाहिर है वो जानता है कि प्रैक्टिस में ये उतना आसान नहीं जितना लगता है। वो रिक्वेस्ट करती है कि ये कॉन्वर्सेशन कहीं प्राइवेट जारी रखें। एक बार अकेले वो फिर से पूछती है कि वो कौन है। इस बार वो क्लेम करता है कि वो बस एक ह्यूमन है जिसे काडमा विलेज के नीचे कोल्ड स्लीप में कुछ मिलियन सालों के लिए रखा गया था। मजाक में वो पूछती है कि उसने सपोजिडली हाइबरनेशन से पहले क्या किया था। जिन ऑनेस्टली जवाब देता है कि उसने अपने देश के लिए स्पेशल फोर्सेज एजेंट के रूप में सेवा की। हालांकि मिलेनिया बीत चुके हैं, वो उन दिनों को विलिडली याद करता है जैसे ये सिर्फ कुछ साल पहले हुए हो। क्यूरियस वो और पूछती है कि जिसने अपने नेशन के लिए लड़ाई लड़ी उसे कोल्ड स्लीप में क्यों सील किया गया। वो सैड महसूस करता है और एडमिट करता है कि उसने अपनी मिशन फेल कर दी। वो सच में बिलीव करता था कि अगर वो खुद को पूरी तरह पुश करेगा तो वो सभी को बचा सकता था, लेकिन अंत में वो फेल हुआ और उसने सब कुछ खो दिया। वो कन्फेस करता है कि प्रोफेसर बनना रैंडम नहीं है, उसे ऑल्टन फैमिली का इन्फ्लुएंस चाहिए। मूविंग ऑन वो पूछता है कि वो कहां जा रही है। वो जल्द ही उसे एक डस्टी रनडाउन रूम में ले जाती है, एक्सप्लेन करते हुए कि ये पहले स्टोरेज स्पेस था जहां इंस्ट्रक्टर्स अपने टीचिंग सप्लाईज रखते थे। एक शेल्फ पर आउल स्टैचू तुरंत उसकी अटेंशन खींचता है। वो पूछता है कि उसे यहां लाने का असली रीजन क्या था। मिरिया एडमिट करती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी उस स्ट्रेंज एम्प्टी स्पेस को जो ठीक इस स्टोरेज रूम के बगल में है। ये इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ अनयूज्ड नहीं माना जा सकता, जिससे वो सर्टेन है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट छुपा रहा है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए प्रोफेसर जिन कैजुअली रीच करता है और आउल स्टैचू को ग्रैब करता है। मिरिया कंफ्यूज्ड साइड आई मारती है, सोचते हुए कि वो डस्टी ओल्ड डेकोरेशन को क्यों छू रहा है। जैसे ही वो उसे थोड़ी ट्विस्ट करता है, बुक शेल्फ स्लाइड होकर अलग हो जाते हैं और एक हिडन पैसेज रिवील होता है जो और भी अंदर की ओर जाता है। वो कामली उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसने मैकेनिज्म को इतनी जल्दी सॉल्व किया। हमारा प्रोफेसर कूलली एक्सप्लेन करता है कि उसने नोटिस किया कि आउल ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो पूरे कमरे में डस्ट के थिक लेयर्स के बावजूद साफ था। उसके बाद वो उसे कहता है कि वो पीछे रह जाए जबकि वो अकेले सस्पिशियस चेंबर की जांच करने जाएगा। सरप्राइज्ड वो फर्मली कहती है कि वो उसके साथ ही जाएगी। वो रिमाइंड करता है कि अंदर एक डेंजरस इन्वेडर हो सकता है और वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ब्लॉन्ड गर्ल स्पष्ट करती है कि उसकी स्किल्स अंडर एस्टिमेट नहीं की जानी चाहिए। वो कॉन्फिडेंटली क्लेम करती है कि वो अपनी क्लास में सबसे ऊपर है, बस उसका भाई शायद उसकी स्किल से सरपास कर सकता है। ये सुनकर वो उसके वर्ड्स पर भरोसा करने का निर्णय करता है। दोनों धीरे धीरे डिक्रेपिड स्टेयरकेस से डिसेंड करते हैं, जो दोनों की उम्मीद से कहीं ज्यादा फैलता है। मिया क्वाइटली अप्रिशिएट करती है कि टोटल डार्कनेस में लाइट कमांड करना कितना कन्वीनियंट है। जिन कैजुअली लाउड में जोक करता है कि ये जगह फैंटेसी गेम में मॉन्स्टर स्पॉन करने के लिए परफेक्ट डंजन जैसी लगती है, जिससे गर्ल कंफ्यूज हो जाती है उसके गेमर रेफरेंस से। क्यूरियस होकर वो फिर से उसके बैक स्टोरी के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि क्या उसके पास पहले से कोई सस्पेक्ट है, क्योंकि थ्रेट्स हंट करना सपोजिडली उसकी स्पेशलिटी था।
वो अम्यूज्ड फील करता है कि उसने उसकी अनबिलीवेबल स्टोरी इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ली। ट्रस्ट के छोटे रिवॉर्ड के रूप में वो रिवील करता है कि उसे स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि लॉर्ड रडमैन समहाउ इन्वॉल्व्ड हो सकता है। वो तुरंत पूछती है कि वो इतना सर्टेन क्यों है। प्रोफेसर जिन एक्सप्लेन करता है कि लेक्चर के दौरान वो आदमी करिज्मेटिक लगता है, लेकिन अकेले होने पर उसमें कुछ डीपली अनसेटलिंग है। उन क्वाइट मोमेंट्स में ग्रीसी बास्टर्ड ऐसा वाइब देता है जैसे वो डेफिनेटली कुछ शेडी प्लॉट कर रहा हो। वो एक्सप्लेन करता है कि इस तरह का बिहेवियर कॉमन है उन लोगों में जो पूरी तरह अलग पर्सोना दुनिया के सामने पेश करते हैं और असल में कुछ और होते हैं। इसके अलावा उसने पाया कि वो आदमी टीचर के लिए बहुत ही ऑब्जर्वेंट है। मिरिया एडमिट करती है कि उसने पहले लॉर्ड गीता को सस्पेक्ट किया था, लेकिन जिन उसकी थ्योरी डिसमिस करता है, पॉइंटिंग आउट कि कोई भी जो अपनी इमोशंस पर जीरो कंट्रोल रखता है वो कभी भी कुछ ट्रूली सिनिस्टर ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता। उसे सरप्राइज होता है जब वो ये भी कहता है कि रिंकली ओल्ड नटकेश शायद दिल से ठीक आदमी है। अंततः दोनों स्टेयरकेस के बॉटम तक पहुंचते हैं, जो एक मैसिव डस्ट फिल्ड हॉल में खुलता है। मिरिया की आईज शॉक में वाइडन हो जाती हैं, अकेडमी ग्राउंड्स के ठीक नीचे छुपे इनॉर्मस लैबिरिंथ को देखकर। अचानक जिन वॉकिंग रोक देता है क्योंकि वो भी स्टंड है। अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी उसने कभी नहीं सोचा था कि कागुरा का लैबोरेटरी ऐसा हिडन होगा। जब जिन नैनो मशीन्स द्वारा प्रोटेक्टेड डोर्स को देखता है, जिन्हें इस एरा के लोग सिंपली स्पिरिट्स कहते हैं, वो निश्चित हो जाता है कि ये सच में कागुरा का लैबोरेटरी ही है। मिरिया नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने काफी समय तक खोजा था, लेकिन वो कभी भी इस मैसिव डोर को नहीं ढूंढ पाई थी जो पूरी तरह अकेडमी के नीचे छुपा हुआ था। जिन उसे एक्सप्लेन करता है कि ऑर्डिनरी लोगों को ऐसी डोर खोलने के लिए स्पेशल एक्सेस की जरूरत होती। उसे याद आता है कि हकामा ने कोडामा विलेज में की इनहेरिट की थी और वो मानता है कि इस जगह में किसी ने भी इसी तरह कोई की इनहेरिट की होगी। हालांकि जिन पहले से ही जानता है कि उसके पास ऑटोमेटिक फुल एक्सेस है, तो वो कामली अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लॉक सिस्टम तुरंत उसे हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी वाला व्यक्ति पहचान लेता है और जल्दी से डोर अनलॉक हो जाता है। जैसे ही लार्ज गेट्स धीरे धीरे खुलते हैं, जिन सोचता है कि जो इस देश के रूलर्स को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहा है वो भी शायद इस जगह का एक्सेस रखता होगा। इस बीच मिरिया अभी भी स्टंड है। ये प्रोसेस समझ नहीं पा रही कि अकेडमी के ठीक नीचे ऐसा कुछ एग्जिस्टेड ही था। वो फिर जिन से पूछती है कि क्या उसे सच में की जरूरत नहीं थी, और जिन कैजुअली रिमार्क करता है कि एंशिएंट ह्यूमंस इस मामले में स्पेशल होते हैं। मिरिया आखिरकार बिलीव करना शुरू कर देती है कि शायद जिन सच बोल रहा है और क्वाइटली उसके पीछे फॉलो करती है डीपर अंडरग्राउंड हिडन लैब में। अंदर वे कई करप्टर्स को लार्ज मेटल केजेस में लॉक्ड पाते हैं और स्ट्रेंजली सभी कंप्लीटली काम रहते हैं, कोई साइन नहीं दिखाते कि वे वाइल्ड हो रहे हैं। जिनको याद आता है कि बैंडिट्स ने पहले जो करप्टर्स लॉक किए थे वो भी अनयूजुअली क्वाइट रहे थे जब तक कि उन्हें फाइनली रिलीज नहीं किया गया था। हालांकि वही चीज सबसे ज्यादा उसे परेशान करने वाली चीज ये है कि कोई इतनी मैसिव करप्टर्स को बिना किसी नोटिस के ऐसी जगह तक कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मिरिया एडमिट करती है कि उसके भाई का इस एकेडमी के बारे में सस्पिशन आखिरकार सही हो सकता है। वो सुझाव देती है कि वे क्वाइटली छुपकर वहां रहें और इंतजार करें ताकि वे किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को एम्बुश कर सकें, क्योंकि कल्प्रिट्स जल्दी या बाद में जरूर वापस आएंगे। लेकिन जिन उसे बताता है कि बस खड़े होकर इंतजार करने के बजाय उन्हें जल्दी से एकेडमी को सील करना चाहिए और पहले इन करप्टर्स को डील करना चाहिए। मिरिया आर्ग्यू करती है कि वे मास्टरमाइंड को एस्केप नहीं करने देंगे, पर जिन एक्सप्लेन करता है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स की सुरक्षा करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये करप्टर्स रैम्पेजिंग शुरू कर देंगे तो अकेडमी में हर एक जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जब वो मेंशन करता है कि उसका भाई शायद वही डिसीजन लेता, तो लड़की अंततः उसकी अप्रोच से सहमत हो जाती है। जिन फिर जोड़ता है कि उसे इस पूरे मामले के बारे में एक बुरा फीलिंग आ रहा है, और जब भी उसे ऐसा महसूस होता है उसके इंस्टिंक्ट्स आमतौर पर सही साबित होते हैं। वो कहता है कि वो लेबोरेटरी को थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करेगा और उससे सरफेस पर जाकर अपने भाई को लाने के लिए कहता है ताकि अकेडमी को कर्फ्यू में रखा जा सके और स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके बाद मिरिया को सरफेस पर भेजते ही जिन अंडरग्राउंड फैसिलिटी में और गहराई में मूव करता है, होपिंग कि वहां से कुछ यूजफुल क्लूज मिले। इस बीच सरफेस पर स्किनी रैट उसका मॉक कर रहा है क्योंकि वो नए ट्यूटर से हार गया है। इसके बावजूद वो अभी भी जिन को इंफीरियर स्पीशीज कहता है और अपनी रूइन रेपुटेशन के लिए उस पर ब्लेम डालता है। हेडमास्टर फिर लॉर्ड गीता के पास आती है और स्किनी रैट को कहती है कि वो स्ट्रेंज मूवमेंट्स करना बंद करे क्योंकि स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। वो पब्लिकली हेडमास्टर के सामने ह्यूमिलिएट हो जाता है। इसके बाद हेडमास्टर लॉर्ड रेडमंड के बारे में पूछती है जो सुबह से मिसिंग है। हेडमास्टर ओवरवेल्म्ड महसूस करती है, लेकिन फैट मैन का एब्सेंस उसकी चिंता को और बढ़ा देता है। तभी वो अकेडमी के ऊपर डार्क क्लाउड फॉर्मिंग होते देखती है और सोचती है कि अभी क्या हुआ है। साथ ही मिया तेजी से सरफेस की ओर दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती है वो सीधे लॉर्ड रॉडमैन के सामने आ जाती है। वही फैट मैन जो सुबह से गायब था। अब उसके चेहरे पर पूरी तरह से ईविल एक्सप्रेशन है जो साफ दिखाता है कि उसके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं।
वहीं लैब के अंदर जिन कुछ अजीब रेडिश पोर्टल्स को एग्जामिन करता है जो ऐसे पल्स कर रहे हैं जैसे कि वे अलाइव हों। वो सोचता है कि क्या ये चीज सच में जीवित है और क्या कगूरा ने इसे बनाया है। फिर जिन को कगूरा द्वारा छोड़ा गया मैसेज क्यूब मिलता है, साथ ही नैनो मशीन इंजेक्टर भी। एंशिएंट ह्यूमन उम्मीद करता है कि क्यूब में क्लूज होंगे जो उसे करंट स्थिति को समझने और रिजॉल्व करने में मदद करेंगे। वो तुरंत क्यूब एक्टिवेट करता है और कगूरा का होलोग्राम दिखाई देता है जो कैजुअल तरीके से कॉफी पकड़कर खड़ा है। कगूरा पहले से ही उम्मीद कर रहा था कि जिन इस फैसिलिटी तक सबसे पहले पहुंचेगा क्योंकि ये लैब उसी के सबसे पास है जहां वो अवेकन होगा। डॉक एक्सप्लेन करता है कि इस लैब में वो ऐसा डिवाइस डेवलप कर रहा था जिसे ह्यूमंस ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अकम्प्लिश नहीं किया था और डिवाइस की पावर का एक छोटा हिस्सा जिन के यूज के लिए इंजेक्टर में सील किया गया है। वो अपने आप को इस अचीवमेंट के लिए प्रेज करता है और आखिरकार रिवील करता है कि माइंड ब्लोइंग डिवाइस वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। जिन कभी अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकता था कि कगूरा इतना बड़ा डिवाइस बना सकता है, लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। आर्गस ने मेंशन किया था कि इन्वेडर्स अचानक शहर में अपीयर हुए। अलार्म बेल्स उसके दिमाग में बजने लगते हैं क्योंकि जो भी इस डिवाइस का मालिक है वही शायद सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, खासकर तब जब पूरी तरह से मॉन्स्टर्स की जू जैसी संख्या यहां नीचे केजेस में बंद है। फिर वो मैड साइंटिस्ट के रिकॉर्डेड मैसेज में कुछ ऑफ महसूस करता है। ओरिजिनल टेलीपोर्टेशन डिवाइस प्योर ब्लू कलर का था। अगर ये सच है तो ये रेड डिवाइस सामने खड़ा क्यों है? अब जैसे ही पास का क्लॉक 12 बजता है, डिवाइस एक्टिवेट होता है और वायलेंट हम के साथ वाइब्रेट करने लगता है। जिन खुद को स्टडी करता है, ब्रेस करते हुए कि जो भी नाइटमेयर निकलने वाला है उसके लिए तैयार रहे, लेकिन केजेस में मौजूद हर इन्वेडर तुरंत हवा में गायब हो जाता है। सरफेस पर आर्गस और होली नाइट्स अपनी वर्स्ट नाइटमेयर को रियल टाइम में विटनेस करते हैं। सैकड़ों इन्वेडर्स आकाश से रॉयल कैपिटल पर बरसते हैं जैसे वे सीधे बैटल रॉयल मैच में ड्रॉप हुए हों। अंडरग्राउंड ग्रीसी फैट मैन मरिया की ओर मुड़ता है, सबसे क्रीपी स्माइल के साथ इमेजिनेबल। वो मॉकिंगली पूछता है कि वो इतनी टेंस और इम्पेशेंट क्यों लग रही है। मरिया कोल्डली उस पिग से कहती है जिसने सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया कि स्टेप असाइड करे जब तक वो फाइट के लिए नहीं कह रहा। जेन्युइनली सरप्राइज्ड लॉर्ड रॉडमंड एडमिट करता है कि उसे पहले से शक था कि उसने काफी समय से उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से मरिया ने इसे बस बहुत देर से पता लगाया। जब मरिया पूछती है कि इसका मतलब क्या है तो वो काम होकर डिक्लेयर करता है कि जजमेंट का दिन आ चुका है। बाल्डिंग पटेटो साइज वाला आदमी ये दिखाते हुए कि उसने मूल रूप से इस घटना को डिले करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके लैब में चारों ओर स्नूप कर रहे 2 रैट्स ने उसकी योजना बिगाड़ दी। ज्यादा स्पेसिफिकली उसने रियलाइज किया कि उसकी ग्रैंड योजना के असली खतरे का नाम जिन है। उसकी गट इंस्टिंक्ट्स ने उसे चिताया था कि नया इंस्ट्रक्टर सबसे बड़ा हेडेक बनने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरिया के भाई को पहले ही पता था। उसे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं थी कि जिन ही था जिसने हिडन पैसेज को अनकवर किया। एनफ टाइम वेस्ट किए बिना वो कंक्लूड करता है कि सभी विटनेसेस को यहीं खत्म करना सबसे बेहतर होगा। मिया ऑलमोस्ट लाफ करती है इस सोच पर कि वो सोचता है कि वो उसे हरा सकता है। रॉडमन के चेहरे पर डिस्टर्बिंगली डिमोनिक ग्रिन फैलता है, जैसे वो अपने गैदर्ड अनइमेजिनेबल पावर के बारे में बोस्ट कर रहा हो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एक लड़की क्वाइटली उसके पीछे क्रीप कर रही है, एक पॉट लेकर जो उसके अपने हेड से भी बड़ा है। मिया नर्वसली स्वेट करती है, डर और डाउट के बीच फंसी कि क्या ये रिडिकुलस प्लान सच में सक्सीड होगा। बिना किसी हेजिटेशन के हकामा अपनी टाइनी आर्म्स की पूरी ताकत लगाकर फैट बास्टर्ड के लार्ड फिल्ड हेड पर स्विंग करती है और उसे स्मैश कर देती है। मिया शॉक में उसकी ओर देखती है और जानना चाहती है कि उसने ये जगह कैसे ढूंढी। हकामा हरिडली एक्सप्लेन करती है कि वो जिन को ढूंढते हुए आई थी। बाहर एब्सोल्यूट केओस है और उनके गार्डियन के बिना सबको बचाना इम्पॉसिबल है। रास्ते में वो एक और न्यू स्टूडेंट कूडो से टकराती है। लड़की बताती है कि उनके प्रोफेसर थोड़ी देर पहले स्टोरेज रूम में गए थे। न्यू गर्ल थोड़ी गिल्टी फील करती है कि उन्होंने टीचर को नॉकआउट कर दिया, लेकिन हकामा इंसिस्ट करती है कि क्रीप ने इसका हर बिट डिजर्व किया। इसके अलावा क्योंकि उन्होंने उनकी फेसेस पीछे से नहीं देखी, अगर चीजें खराब हुई तो आसानी से ब्लेम ब्लॉन्ड प्रिंसेस पर डाली जा सकती है। उस समय जिंद आखिरकार स्टेयर्स के टॉप पर पहुंचता है। कंसर्न्ड होकर वो पूछता है कि क्या हुआ, तभी उसकी नजर फ्लॉपी पिक पर पड़ती है जो फ्लोर पर गिरा हुआ है, जैसे कोई फॉलन बोलिंग पिन। हकामा जल्दी से स्नैप करती है। उसकी बात को सुनते ही हकामा उसे जल्दी से स्नैप कर देती है और बताती है कि बाहर शहर कंप्लीट केओस में डूब गया है। जिनको कोई सरप्राइज नहीं होता क्योंकि वो पहले ही जानता है कि लैब के इन्वेडर्स का सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन हो सकता है। म्यूरिया के चेहरे का रंग उतर जाता है जब रियलाइजेशन उसे हिट करती है और तीनों बिना और समय गवाए तुरंत बाहर रश करते हैं। शहर में आग फैल चुकी है और लगभग आधा शहर पूरी तरह रुइन हो चुका है। टेरिफाइड नागरिक हर तरफ स्कैटर हो रहे हैं क्योंकि हेल अनलीश्ड हो गया है। सभी इन्वीडिंग क्रीचर्स में से एक मॉन्स्टर जो एक हल्किंग विलगैक्स जैसा दिखता है, सबसे स्ट्रॉन्ग और टेरिफाइंग लगता है। अपने प्यारे घर को इस हालत में देखकर मिया पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है।
इस बीच जिन अपने सीने पर फेलियर का वेट महसूस करता है, सोचते हुए कि उसे डिवाइस तब डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था जब उसके पास मौका था। हकामा फिर से उसे रियलिटी में वापस लाती है। वो मैसिव टेंटिकल मॉन्स्टर की ओर पॉइंट करती है जो रॉयल पैलेस की ओर डेवस्टेटिंग अटैक चार्ज कर रहा है। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए डिटर्मिन्ड होकर जिन इंजेक्शन का यूज करता है जो कागुरा ने उसके लिए छोड़ा था। इस्तेमाल करने के बाद उसे टेलीपोर्टेशन की टोन डाउन वर्जन मिलती है। मैड साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था कि नैनो मशीन्स में सिर्फ इतना एनर्जी स्टोर है कि वो हर 24 घंटे में एक बार एक्टिवेट हो सके। इसके अलावा इसकी रेंज सपोजिडली लिमिटेड है, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए विद इन यूजर्स लाइन ऑफ साइट। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डिनरी यूजर्स पर अप्लाई होती हैं और जिन बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। उसकी कैलिबर का कोई व्यक्ति प्रैक्टिकली उतनी दूर टेलीपोर्ट कर सकता है जितनी उसकी आंखें देख सकती हैं। बिना किसी हेजिटेशन के वो वैनिश करता है और सीधे उस मैसिव लेजर बीम के रास्ते में रीअपियर होता है, ठीक उसी समय जब वो रॉयल पैलेस को स्ट्राइक करने वाला होता है।